नमस्कार। नया हफ्ता है तो नए जोश नए जुनून के साथ आपको मार्केट के अंदर अब उतरना चाहिए। हालांकि रेंज के हिसाब से बाजार ने जो शुक्रवार की क्लोजिंग दी है बहुत अच्छी है। यूएस मार्केट से उतना साथ तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार अपने ही दमखम पे अभी भी आपको 22 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। मेरे साथ अजय हैं और प्रियंका है। अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ रहेंगे, मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ें सरलता से आपके सामने रख पाएं और उसका फ़ायदा आपको जैसे हर रोज़ मिलता आया है इस बार भी मिले। तो पहले जरा ग्लोबल मार्केट समझने से पहले 4 अहम ट्रिगर्स पता कर लेते हैं जिसके बदौलत आज बाजार में ज़्यादा कशमकश, ज़्यादा खबरों का उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो सारे ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें से पहला ट्रिगर यूएस मार्केट्स का है जिसमें चौथे दिन गिरावट हुई है। क्या ये सपोर्ट हमारे को करेगा या ये थोड़ा छटक कर अलग हो रहा है भारतीय बाजारों से, इसको समझने की जरूरत होगी। दूसरी बात है ब्रिटानिया ने निराश किया अपने नंबर से। बलरामपुर चीनी मिस्टर बेक्टर्स के अच्छे नंबर्स आए हैं। नंबर्स का सिलसिला आज भी जारी रहेगा, तो नंबर्स पे जो रिएक्शन होता है स्टॉक्स टू स्टॉक्स वो आज फिर से समझेंगे हम। जीसीपीएल, रैमको सीमेंट समेत आज वायदा बाजार की 6 बड़ी कंपनीज के नंबर मार्केट में होंगे। इन ज्यादातर कंपनीज पे रिएक्शन आपको मिलेगा, तो उससे पहले के अनुमान हम बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यथार्थ की आज लिस्टिंग है, यथार्थ हॉस्पिटल्स की 37 गुना से ज़्यादा इसके आप सब्सक्रिप्शन हुआ था। उम्मीद तो है कि अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्ट होगा। इसके बारे में भी चर्चा करके बताएंगे कि इसमें आपको लिस्टिंग गेन लेके बाहर निकलना है या फिर बने रहना है। ये 4 अहम ट्रिगर आज हमारे साथ शुरुआत में होंगे जिसको हम डिस्कस ज़्यादा तौर पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं। अब तक भारत और अमेरिका साथ साथ चल रहे थे। भारत थोड़ा सा रुका है, अमेरिका में भी थोड़ी सी रुकावट आई है। इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए एक बार अजय से समझ लेते हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। ये जो थोड़ा ठहराव आ रहा है, टाइट रेंज के अंदर हम आ गए हैं इंडियन मार्केट्स में भी और यूएस में भी, ये बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, यूएस मार्केट से इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। वो पहले ही चल गए थे, 84% अर्निंग्स आ चुकी हैं, मोस्ट अर्निंग्स अहेड ऑफ एस्टिमेट है। जब सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, अनुमान अच्छे थे, अच्छे नंबर्स आए, मोस्टली इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया है, तो क्या ट्रिगर मिलेगा नया? यूएस मार्केट एक हफ्ते की नई शुरुआत तो कर रहा है, लेकिन एक लय जो है वो पिछले हफ्ते ही बिठा चुका है, वो है टॉपिंग आउट का। तो नियर टर्म में साइडवेज टू टॉप आउट, हाँ आप बोल सकते हैं कि इस हफ्ते जुलाई का कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, उस पर नजर रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी। लेकिन बाजार जो है यूएस मार्केट नियर टर्म में, अगर हम आपको चार्ट्स दिखा सकते तो ऑलरेडी थोड़ा सा टॉप आउट और साइडवेज चले गए। इसीलिए अगर आप देखिए कि भारत जो है ना यूएस मार्केट से बहुत ज्यादा रीड नहीं कर रहा था पिछले हफ्ते भी। एक दो चीजें मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंप्लीकेशन इंडियन मार्केट पे है। पहली बात तो डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर अडिग है। ये हमारे लिए एक परेशान करने वाला और थोड़ा सा नर्वस कर देने वाला मैटर है। एक हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं 102 के लेवल के ऊपर डॉलर इंडेक्स बनी हुई है। ये अक्सर एफआईआईज का हाथ भारतीय मार्केट में आने से रोकता है अगर बढ़ता हुआ डॉलर इंडेक्स से। पहली बात, यील्ड 4% के करीब बनी हुई है और क्रूड को मत भूलिए, क्रूड $86 हो गया है। ये सारी नियर टर्म ग्लोबल इश्यूज हैं और वो भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालती हैं। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को भी और ट्रेडर्स को भी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ अमेरिका ने, पहला बड़ा ग्लोबल बैंक जिसने आके ये बात कही थी, रिवर्स की थी अपनी कॉल यूएस मार्केट पे कि यूएस रिसेशन में नहीं जाने वाला है। आज सुबह जेपी मॉर्गन ने भी एग्जैक्टली यही किया। सबसे पहले फेड ने ये बात बोली थी, फेड ने ये बात बता दी थी कि यूएस मार्केट इकोनॉमी एक रिसेशन में नहीं जाने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ग्लोबली और यूएस, और फार्मा स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स ग्लोबली और यूएस, कमोडिटीज के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर यूएस इकोनॉमी धराशायी नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। इकोनॉमी धराशायी ना हो और इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया, ये सोने पे सुहागा। इसलिए आज इस वीक के एंड में जब यूएस का कंज्यूमर डेटा आएगा जुलाई का, उसके ऊपर आप नजर जरूर बना के रखिएगा। आज जेपी मॉर्गन ने कहा है, पिछले हफ्ते बोफा ने कहा था। तो ये आपको ग्लोबल मार्केट में ध्यान देनी चीजें। वैसे एशिया में बहुत जगह इन्फ्लेशन आना है,
वो सब कहने की बात है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा असर ट्रेड पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अजय, पूरा हफ्ता पिछला ग्लोबल मार्केट सब जगह पर, यूएस क्या, एशिया क्या, यूरोपियन क्या और इंडियन क्या, सब जगह पर एक दबाव था। लेकिन शुक्रवार को जो एक दो बातें जो अच्छी भी हुई, ऑफ कोर्स लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आप देखें एफआईएस की लगातार नीचे आ रही है, लेकिन जो बड़े बैंक्स, जो बड़े हेवी वेट्स हैं, चाहे फॉर दैट मैटर रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, उन्होंने लास्ट आवर में एक रिकवरी दी। तो आपको थोड़ा सा एक बार के लिए लगता है कि हेवी वेट शायद रिकवर हो रहे हैं, तो क्या हम श्रग ऑफ कर देंगे उस वीकनेस को? जी, आपने बहुत सही बात बोली। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्राइडे को तेजी करता हुआ नजर आया था, लेकिन ये समझ लीजिए ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा दबाव है और हमारे मार्केट्स भी बहुत ज्यादा रेंज में अटके हुए हैं, भागे नहीं जा रहे हैं। 20,000 के पास जाके हम नीचे आए। आपको पता है पिछले हफ्ते का निफ्टी का लो क्या है? 19,300। 300 के भी नीचे चला गया था। 297। हाँ, करेक्ट। तो नीचे की रेंज खुल गई, जो एक दिक्कत वाली बात है। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें, हालांकि 44,800 पे हम वापस आके बंद हुए, बट नीचे 44,300 तक चले गए थे। राइट। तो नीचे की रेंज जो खुली है वो इंट्रा वीक लेवल पे, वो अच्छी बात नहीं है, तो उसको अपन नजर बना के रखनी चाहिए। अब आप कह रही हैं कि रिलायंस साथ देगा या नहीं। फ्राइडे को अच्छा रिबाउंड आया और वीकेंड में रिलायंस ने अपनी एजीएम की डेट, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि 4 साल के बाद आप देखने जा रही हैं, 3 से 4 साल के बाद, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फेस टू फेस एजीएम रखने वाला है। करेक्ट। रिलायंस की एजीएम अभी भी देश में एक पर्व की तरह होती है, कैपिटल मार्केट्स में एक पर्व माना जाता है उसको। राइट। तो 28 अगस्त को जो तारीख आई है, रिलायंस बिटवीन नाउ एंड 28 अगस्त पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है, बाजार को सहारा दे सकता है। Correct. ये हिस्टोरिक ट्रेंड है, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। मैंने तो करीब 18 रिलायंस की एजीएम्स अटेंड किए हैं। वो एक पर्व होता है, वहां से रिपोर्ट करते हैं और बहुत शानदार काम होता है। और इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है? जियो फाइनेंशियल, रिटेल, दुनिया भर के हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का रोड मैप, तो उस पर एक नजर रहेगी। लेकिन बैंक्स में जो है मुझे थोड़ा डाउट है। आपने प्रेशर बना हुआ है। करेक्ट। उसका रीजन है एसबीआई के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, एक्चुअली स्ट्रीट को डिसअपॉइंट नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, नंबर बहुत धमाकेदार नहीं है, मतलब जैसे वाओ फैक्टर मिस हो, लेकिन नंबर अच्छा है, इसको आप डिसअपॉइंट मत कहिएगा। मैं बता दूं क्या है, आपकी तरह बाजार में भी एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन थी। श्योर। और व्यू ये बन गया था कि इस बार टॉप बैंक्स में थोड़ा एनआईएम प्रेशर आ सकता है, और थोड़ा एनआईएम प्रेशर आपको दिख गया। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मायूस कर देना, प्रॉफिट बहुत अच्छी है, ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी मेंटेन है, लेकिन जो क्वार्टर टू क्वार्टर वाला गेम है ना, एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस, उसमें थोड़ा सा आपको, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गिर जाएगा 5-7%। दबाव पहले ही डेज लो बंद हुआ है 3%, लेकिन ओवरऑल बैंक्स को भागने के लिए जो इसका साथ आना था वो शायद मिस हो जाएगा वो एंगल से। दूसरा, आईटी और मेटल स्टॉक्स, आईटी और मेटल स्टॉक पर जरूर ध्यान रखिए। मैं आपको 10 दिन से बोल रहा हूँ ये बात। 2 हफ्ते से आईटी रिबाउंड है, टेक महिंद्रा लीड कर रहा है। मेटल भी आ सकता है, अगर यूएस इकोनॉमी अच्छी खबरें आती रहेंगी तो मेटल में भी रिबाउंड आएगा। ये अगर आप माहौल देखेंगे, ये मत भूलिए कि इस बार इस हफ्ते आरबीआई मीट भी है। और आरबीआई से किसी को रेट कट की उम्मीद नहीं है, एक स्टेटस को की उम्मीद है। लेकिन जो हमारे और आपके किचन का बजट बिगड़ गया है, टमाटर और प्याज नहीं, टमाटर, धनिया, नंबर आने वाला है, 25 रुपए किलो मत बोलिए, प्याज को मत बदनाम करिए। हाँ, मैं कल 160 रुपए खरीद के लाया टमाटर, 200 वाला, तो बड़ी खुशी हो रही थी कि शायद डिस्काउंट मिल गया 20% नीचे। लेकिन ये मामला हावी रहेगा और कमेंट्री थोड़ी सी एम्पैथी में भी आ सकता है कि ये फूड इन्फ्लेशन का असर, बट मोटा मोटा ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा बाजार। इन्फ्लेशन एक काबू वाला मैटर रह गया है कि ये काबू के अंदर आ चुका है, इसलिए आरबीआई कमेंट्री पर भी बाजार की जरूर नजर रहेगी। अर्निंग सीजन मोटा मोटा वाइंड अप ही हो रहे हैं। रेंज की बात करें तो जो नीचे खुली है रेंज, ये मुझे परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि 19,300 19,600 की रेंज में निफ्टी खेल सकता है। 44,500 एक पिवट लेवल है, इस पर ध्यान रखिए। लेकिन इंट्रा वीक पिछले हफ्ते भी बैंक निफ्टी में दबाव देखा था, इसलिए इस बार भी ओपन है। ये देखिए 44,500 44,800 की रेंज बैंक निफ्टी में रह सकती है। लेकिन ये जो एक फैक्ट आपने भी टच अपॉन किया कि एफआईएस 70 प्लस वाला लॉन्ग शॉर्ट रेशो घट के 40% पे आ गया, 44 पे आ गया। जवाब 44:56, 50 के भी नीचे। तो ये जो है हमें डिम्पी बताएंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर रहे हैं। एफआईएस कैश में तो गायब है 4-5 दिन से, लेकिन एफएनओ में क्या कर रहे हैं डिम्पी? देखिए अजय, एफ&ओ में भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय मार्केट थोड़ा ऊपर से नीचे आ रहा था, आपको पता ही है कि वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड्स में ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसको भी आपने बोला कि एफआईज ने अपना माल बेचा और अब वो 40-44% के आसपास अराउंड आ गए हैं।
देखिए एफआईज एक स्ट्रांग मनी के तौर पर मार्केट के अंदर आता है और फिर वो किसी रेजिस्टेंस को देखता नहीं है, ब्रेकआउट करता चलता है। लेकिन जब एफआईज की मनी धीरे धीरे घट रही है और रिटेल का पार्टिसिपेशन मार्केट्स के अंदर बढ़ रहा हो, तो आप ये बात मान के चलेगा कि आपके रेजिस्टेंसेस पक्के हो रहे हैं। हालांकि फ्राइडे वाले सेशन में हमने स्लाइटली बॉट होते हुए देखा है एफआईज की तरफ से, लेकिन वो नंबर इतना बड़ा नहीं है कि मार्केट की इस गिरावट को सिर्फ थमा तो सकता है, लेकिन नए रेजिस्टेंस जो भी बने हैं उनको तोड़ नहीं सकता। तो आप अभी भी चर्न करेंगे। ये टिपिकली पूरा हफ्ता लास्ट में आपकी चर्निंग का था। 19,300 आपने देखा, 19,800 से आप टूटने शुरू हुए थे, तो आपने करीब 500 पॉइंट का एक झटका अपने आप को लगते हुए देखा। अभी भी मार्केट वैसा ही करेगा। देखिए इस पूरे मार्केट के अंदर ना ही रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुए हैं, ना ही सपोर्ट ब्रेक हुए हैं। 19,300 का सपोर्ट जस का तस खड़ा है। 44,800 का एक मीन है, लक्ष्मण रेखा है। आप उस लक्ष्मण रेखा को ऐसे मानिएगा, इस तरफ आपको डिप्रेशन और इस तरफ आपका एग्रेशन होगा। ऊपर जाएंगे तो आप शॉर्ट कवरिंग स्पीड से करेंगे बैंक निफ्टी पे, और नीचे आएंगे तो आप थोड़ा दिक्कत आएंगे। मैं 1 मिनट के लिए पहले निफ्टी पे आऊंगा, फिर मैं बैंक निफ्टी पे जाके एक पॉइंट और अलग से आपको बताता हूं। पहले आते निफ्टी पे। इसका हुआ क्या था लास्ट सेशन में, इसके अंदर ना फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और 19,300 के गैप को हमने मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी में सारे क्रिटिकल सपोर्ट्स ब्रेक हुए थे। इसने 19,300 को बहुत अच्छे से बचाया, 3 बार टेस्ट किया 19,300 को और फाइनली 19,500 के ऊपर आके क्लोज किया है। तो मैं निफ्टी की पावर को थोड़ा ज्यादा मानता हूं। एक और पॉइंट, निफ्टी में ना ओपन इंटरेस्ट अभी भी बहुत ज्यादा है। ये 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो हम सीरीज में ही लेके आए थे। आप इतनी हैवी पोजीशंस, मान लीजिए 100 ग्राम का ही बर्तन हो, 100 ग्राम ही दूध पड़ा हो, तो फिर आप दूध डालेंगे कहां पर? और तो ये दूध कम नहीं हो रहा, ये पोजीशनिंग कम नहीं हो रही है, ये अभी भी हैवी है ओपन इंटरेस्ट में। ये जो ओपन इंटरेस्ट हैवी है ना, ये मार्केट को हिलाएगा डुलाएगा, लेकिन ना ही रेंज का ब्रेकआउट ना ही ब्रेकडाउन करवाने की भी कैपेसिटी रखता है। इसमें कोई चर्निंग होनी चाहिए। दूसरा, प्रीमियम्स थोड़े कम हुए हैं निफ्टी पर आके, करीब 65 पॉइंट के प्रीमियम रह गए हैं, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है। इंटरेस्ट कम हुआ है जब तक हम वापस अब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करते। देखिए जिस चीज को आप छोड़ के आते हैं ना, जब तक आपको वापस से मिल नहीं जाती, आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जब तक 19,800 850 की रेंज को वापस नहीं पालोगे ना, तो मार्केट में आपका मन नहीं लगेगा। ये मन ना लगने वाला हिस्सा अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। ओके, ठीक है। तो अब ये तो आपने निफ्टी पे बात की, अब बैंक निफ्टी पे भी बताएं। जिस तरह का एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी पे शुक्रवार को देखा एसबीआई के नंबर्स के बाद, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अब रेजिस्टेंस लेवल की तो यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन अब 2 स्टॉक्स कौन से हैं? क्या थोड़ी हेज रखनी चाहिए पोजीशन इस वक्त डिम्पी? हाँ, मैं दोनों स्टॉक्स भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का सिर्फ एक पॉइंट मेरे से छूट गया बताना, वो मैं बताया। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है। देखिए बैंक निफ्टी ने ना ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट्स को ब्रेक किया हुआ था, इसलिए बैंक निफ्टी में पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी। पहले तो उन लोगों को हटाना पड़ेगा ना जो वीक कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई है। आप सिर्फ देख पा रहे हो तो 3% का शॉर्ट्स कवर हुए हैं, और सिस्टम में भी शॉर्ट्स बने हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसलिए मैं ये बात बोलूँगा कि रेजिस्टेंस भी पार नहीं हुए हैं। ये दोनों के लिए खुला बाजार है, शॉर्ट्स वालों के लिए भी और लॉन्ग्स वालों के लिए भी। दोनों के लिए बंद नहीं हुआ है बाजार। शॉर्ट वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी ढेर है, तो लॉन्ग वालों के लिए भी है। लेकिन हाँ, होंगी उस रेंज के अंदर जिस रेंज के बारे में हम बार बार आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए लिख रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आपने 2 शेयर्स पूछे, मैं जरा उन दोनों शेयर्स का जिक्र करता हूं। पहला होगा जुबिलेंट फूडवर्क। मैं चार्ट अपनी स्क्रीन से भी आपको दिखा दूंगा और साथ में ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा। देखिए इसके फ्यूचर्स में बहुत अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। इसने 500 का लेवल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पार किया है, अच्छी खरीदारी हुई है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। ये हमने चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया है। पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग था, टिपिकली बुकिश पैटर्न होता है कि पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर एक बार ये साइडवेज होगा और अपने 200 दिनों की एवरेज को पार करके ब्रेकआउट दिखा रहा है। वॉल्यूम का स्ट्रांग है, पिटा हुआ शेयर है, पार्टिसिपेट किया नहीं, इसलिए जुबिलेंट फूडवर्क आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। ये 500 के ऊपर का ब्रेकआउट बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपने देखा है कि लास्ट सेशन में भी जब बाजार के अंदर भले ही एक चर्निंग हो रही हो, ये शेयर एक तरफा चला और इसने 5% का मूव दिया। तो आज पहला शेयर हमारे लिए जुबिलेंट फूडवर्क होगा। आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के 500 के जस्ट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिएगा। कम से कम 100 रुपये आने के चांसेस हैं इसमें से। दूसरा शेयर है वो है विप्रो का। थोड़ा सेफ्टी के साथ आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। आईटी को आप नहीं भूलिएगा, अजय भी थोड़ी देर पहले आपको ये बात नोटिस करवा रहे थे और हम भी करवाएंगे। आईटी के पहले कुछ बड़े शेयर्स के साथ चलिएगा। विप्रो की कल की क्लोजिंग बहुत शानदार थी, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनता हुआ दिखा, स्ट्रॉन्ग बेस है, सेक्टर के अंदर बज वापस आया और हेज का काम भी कर रहा है और निफ्टी का मजबूती टिपिकली आईटी से मिल रही है। ये हमने विप्रो का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लगा है। ये जो पहला वाला गोला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अप्रैल 2022 का।
अभी आप अगस्त 2023 में हो, तो करीब करीब 200 दिनों के एवरेज को हमने फिर से फाइनली पार कर लिया और ब्रेकआउट कर रहे हैं। इसके पास एक अच्छी चीज है कि स्ट्रांग बेस बना हुआ है विप्रो का। विप्रो चलेगा तो धीरे जुबिलेंट के मुकाबले, बट एक ज्यादा सेफ्टी आपको देगा। तो इसलिए एक थोड़ा एग्रेसिव बट सेफ्टी वाले दोनों ही लॉन्ग शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दो स्टॉक्स जो डिम्पी ने बताए उससे हम अपनी बातचीत को मितेश पांचाल, जय पटेल और आयुष मेहता, जो तीनों हमारे पैनलिस्ट आज सुबह सुबह जुड़ रहे हैं, उनके साथ लेके चलते हैं। और आज सबसे पहला सवाल जाएगा जय पटेल के पास, क्योंकि जय दिन की शुरुआत एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जय ये बताइए, आप पिछली बार ट्रेन से कब ट्रैवल किए थे? आप अपने होम टाउन ट्रेन से जाते हैं? कभी गए हैं आप? नहीं, 6 साल पहले गया था सर एक बार, उसके बाद कभी नहीं गया। मितेश, आप कब किए थे लास्ट ट्रेन से? और आपका होम टाउन किधर है? होम टाउन आनंद है, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया। और लास्ट टाइम मैं 1 महीने पहले बॉम्बे आया था ट्रेन से, डबल डेकर से। तो हमारे मितेश बाबू जो है सबसे ज्यादा ग्राउंडेड और रियल भारत से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी। देखिए, खबर बहुत सुंदर है और हम भी ट्रेन के बहुत बड़े दीवाने हैं। हम तो लखनऊ मुंबई बहुत बार ट्रेन से किए हुए हैं। खबर ये आई है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्विटर पे अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले ट्विटर था, भी एक्स उसका नाम हो गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक 508 रेलवे स्टेशन के ट्रांसफॉर्मेशन का अनाउंसमेंट किया है। 25,000 करोड़ रुपए के खर्च पे करीब 27 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोई ऐसा स्टेट छूटा नहीं है जहां पे स्टेशंस एकदम नवीनीकरण होगा उनका। जैसे आपको एकदम हाईफाई एयरपोर्ट दिख रहे हैं, वैसे दिल्ली स्टेशन भी था नाम, बट मैं आपको बता दूं, राजेश जी कल बता रहे थे कि थोड़ा सा डिले चल रहा है मामला, लेकिन टेंडरिंग शुरू हो गई है एटलीस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। 4-5 साल लगेंगे मुझे लगता है, जल्दी नहीं होगा ये। लेकिन आप सोचिए, सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्टेशन ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, तो बिल्कुल तस्वीर ही बदल जाएगी। बहुत मजा आएगा। ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट मोदी जी ने ओवर द वीकेंड किया ट्विटर पे। तो इसको हम रेडार पे रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए, यानी हम लोग खूब इसका मजा उठा सकें। सुनने में आया कि इतना मॉडर्नाइज होने वाला है कि वहाँ पे कैफेज, रेस्टोरेंट एकदम हाई स्ट्रीट जैसा, वहाँ पे लाउंजेस, ये वो, मतलब एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। मैंने इसके ऊपर थोड़ा तफ्तीश की तो पता चला वो स्टेशन तो सिर्फ एक नाम के लिए रहेगा। स्टेशन क्या मतलब, जैसे फॉरेन में तो आप बहुत ट्रैवल किए, वहां पे जैसे स्टेशन होते हैं वैसा मॉडल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। मजा आएगा, सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है। जो दरियागंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें पकड़ चुका है हम और आप, तो ये सोच के मालूम हो रहा है क्या होने वाला है। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि कितना रिलीफ हो जाएगा, कितना बड़ा रिलीफ क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, गाड़ी जो है चल चुकी है हमारे बाजार की भी, इसलिए वापस आपको स्टेशन पे लेके आते हैं बाजार के। बताइए जय पटेल, आप बताइए इस समय निफ्टी के लेवल्स जिस हिसाब से पिछले हफ्ते का ट्रेडिंग एक्शन रहा, क्या लगते हैं? और उसके साथ साथ अपने टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बता दीजिए। सो गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग डिप्टी जी। सो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले वीक में 0.74% का नेगेटिव रिटर्न दिया, बट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिया। 19,300 के अराउंड का जो सपोर्ट था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद फ्राइडे के सेशन में हमने जो रिबाउंड देखा वो थोड़ा मजबूत लगा, बट ओवरऑल कंसोलिडेशन के हायर रेंज पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, 90,500 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। सो एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट मुझे ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर 600 का रेजिस्टेंस पक्का लग रहा है, बट उसके बावजूद मुझे लग रहा है निफ्टी में एक उछाल आ सकता है, और इवन गिफ्ट निफ्टी भी इम्प्लाई कर रहा है कि एक बड़ा उछाल दिख सकता है। आज के दिन में भी अराउंड 90,600 का पहला रेजिस्टेंस मैं देख सकता हूँ। तब तक एक प्ले खेल सकते हैं जब तक 19,600 को हम इवन क्लोजिंग बेसिस पर पार नहीं करते, तब तक फ्रेश तेजी एग्रेसिव ट्रेडर के अलावा किसी को नहीं करनी चाहिए। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अराउंड 19,600 के वहां एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकेंगे, बिकॉज जो राइज ऑन सेल का जो अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं अराउंड ये लेवल्स पर, वो उनको मिल सकती है। बट इन्वेस्टर्स और जो मिड एग्रेसिव ट्रेडर्स जिसको हम बोलते हैं, तो वहां लोगों को एक अपॉर्चुनिटी 19,600 के बाद ही मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। तब तक थोड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ध्यान से ट्रेड करना जरूरी रहेगा।
और आज की इवन ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो पहला मुझे लग रहा है लॉरस लैब में एक अच्छा मूव बन रहा है पिछले जस्ट सेकेंड। सो लॉरस लैब में एक अच्छा उछाल दिया लास्ट वीक। ऑल्सो 200 डे मूविंग एवरेज के अबाव क्लोज किया। रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट दिया वो भी एक बढ़िया नजर आ रहा है लॉरस लैब में। ऑल्सो वॉल्यूम लेट तेजी है। आरएसआई और एमएससीडी दोनों की तरफ से एक अच्छा मूव बन रहा है, तो लॉरस लैब पर बाय करने की सलाह रहेगी। 415 का हम टारगेट रख के अराउंड 377 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में और फार्मेसी सेक्टर अच्छा भी रिबाउंड कर सकता है, और ये स्टॉक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेन आगे बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्टॉक है लॉरस लैब, यहाँ पर एक अच्छी कमाने की तक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रियल्टी सेक्टर में शोभा लिमिटेड। तो शोभा लिमिटेड में मुझे एक अच्छा मूव दिख रहा है। लास्ट वीक भी शोभा ने अच्छा मूव दिया। इवन रेटिंग के हिसाब से भी गिने तो एक अच्छा ब्रोकरेज के वहां से भी एक अच्छा मूव आया। ऑल्सो ये स्टॉक में एक कॉमन पैटर्न है पिछले कुछ महीनों से कि ऊपर जा रहा है, फिर वापिस से थोड़ा निचली साइड में आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे गया, तो एक हायर हाई हायर बॉटम की एक पैटर्न बन रही है। ऑल्सो ये कंसोलिडेशन आज खत्म किया, सुपर ट्रेंड लाइन के अराउंड सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर शोभा लिमिटेड पर बाय करने की सलाह होगी। 597 का क्लोजिंग प्राइस था अराउंड, और टारगेट हम 639 का रख के चल सकेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 564। ओके, ठीक है। तो ये तो हुई। आज बताएं आप किस पर बेट कर रहे हैं, आपके कौन से होंगे स्टॉक्स? मितेश? या सॉरी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बेसिकली अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में अप्रैल में जून में दो इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया। पहली थी निफ्टी फार्मा और दूसरा था निफ्टी एफएमसीजी। और सिस्टम और मेथड के हिसाब से ये वीक में इन द मिडल ऑफ दिस क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई अगस्त सितंबर, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ अगस्त, तो मेटल और आईटी दोनों सेक्टर जो है वो रडार के ऊपर आए हैं, और उसमें से एक एक स्टॉक जो है वो सिस्टम और मेथड ने लास्ट फ्राइडे को रिकमेंड किया है। सबसे पहले मेटल इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेटल इंडेक्स का जो हाई है वहां पे एक कंसोलिडेशन और डबल टॉप फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। 6835 वो हाई लगाया था दिसंबर 22 के क्वार्टर में, और मार्च 23 के क्वार्टर में सेम हाई लगाया था 6919। वी आर ऑफ द व्यू के बहुत ही जल्दी निफ्टी मेटल में ये हाई जो है वो क्रॉस होगा, और निफ्टी मेटल इंडेक्स बहुत ही एग्रेसिवली अगले 3 या 6 महीने में उभर के आएगा। तो उसमें से हिंडाल्को जो है वो अभी सिस्टम और मेथड ने पिकअप किया है। सो हिंडाल्को में अभी बाय रहेगा विद स्टॉप ऑफ 450, 415 रुपए पे, क्योंकि 430 रुपए के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है। पहला टारगेट रहेगा 535 का, 535 का। दूसरा टारगेट रहेगा 578 का। विद इन द निफ्टी आईटी सबसे पहला जो स्टॉक सिस्टम और मेथड के ऊपर क्वालिफाई हुआ है वो है एम्फेसिस। 2263 के ऊपर क्वालिफाई हुआ है। 2220 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है वीकली चार्ट के ऊपर। सो एम्फेसिस को बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 2525 ये पहला टारगेट रहेगा। 2885 ये दूसरा टारगेट रहेगा। सो पहला स्टॉक जो आइडेंटिफाई हुआ है वो मेटल से, दूसरा है वो आईटी से, और दो स्टॉक मिड कैप यूनिवर्स से आइडेंटिफाई हुआ है। उसमें सबसे पहला है टाइड वाटर। 1050 के ऊपर टाइड वाटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट देखा गया है, और जिस हिसाब से हमने टाटा इन्वेस्टमेंट का कॉल दिया था बहुत पहले, और फॉर्चुनेटली वो एक महीने बहुत अच्छा चला था विद इन अ वीक ऑल्सो। सिमिलर जो पैटर्न है वो टाइड वाटर में भी देखी गई है। तो टाइड वाटर 925 के स्टॉप लॉस से खरीदना है आपको। 1565 का पहला टारगेट रहेगा, 1795 का दूसरा स्टॉक रहेगा। और बाय की सूची में जो लास्ट स्टॉक है आज का जो मिड कैप यूनिवर्स से है वो सुंदरम क्लेटन लिमिटेड का है। 5200
200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है, तो 5298 के ऊपर खरीदना है उसको। 4875 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 5845, दूसरा टारगेट 6175। ठीक है, दो शेयर ऐसे हैं जो कि आप अमूमन जिनके नाम नहीं सुनते हैं। पहला है टाइड वाटर, दूसरा है सुंदरम क्लाइटॉन। इसलिए आप इन दोनों के लेवल, स्टॉप लॉस और रणनीति अच्छे से समझ लीजिएगा। और दो शेयर तो कॉमन है, हिंडाल्को जो अमूमन हम मार्केट के अंदर सुनते हैं। मेटल्स के बुलिशनेस को लेकर मितेश काफ़ी स्ट्रांग रखते हैं अपने आप को, और इसलिए हिंडाल्को चुना। एम्फेसिस भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अब तक 4 और 2 6 शेयर हम आपके सामने रख चुके हैं। इस सूची को थोड़ा और बड़ा करते हैं। आयुष मेहता भी हमारे साथ हैं। आयुष, गुड मॉर्निंग। अब अपने शेयर्स बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम निफ्टी में देखा है तो लास्ट 3 दिन में काफी सेलिंग प्रेशर मिला है और फ्राइडे को एक बाउंस बैक जरूर निफ्टी ने दिखाया है 19,440 के लेवल से। अगर हम निफ्टी के 30 मिनट इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है, जिसका नेकलाइन जो है वो आता है 19,550 का। जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करता है निफ्टी और 600 के बाद एक रैली हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कि इसको 19,700 तक लेके जा सकता है। अगर हम इसका आरएसआई देखिए तो आरएसआई में एक ओवरसोल्ड जो जोन है वहां से हमें एक निफ्टी में बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग वापस इंटेंसिफाई होती है तो नीचे में अगेन 19,440 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, फॉलोड बाय 19,300। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दिया है 45,000, ऑल्दो वो 2 या 3 पॉइंट की ही दिया है, बट वही 45,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर दिया है। नीचे में जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, जहाँ से फ्राइडे के दिन में बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक दिया है 44,750 का लेवल जो है 50 डे मूविंग एवरेज, जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का जो बन के आ रहा है 45,300 का है, फॉलोड बाय 45,770 जो ऊपर में गैप रेजिस्टेंस है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहने वाला है, तो फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा कॉनकॉर पे। कॉनकॉर को आपको बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 720। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 684 का। कॉनकॉर हम देखेंगे तो इसमें भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जिसका नेकलाइन है 700 के आसपास का। और इसमें जो आपका देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मूव करेगा ये। सेकंड स्टॉक मेरा रहेगा बाटा इंडिया का। अगर हम बाटा इंडिया के वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और इसका क्लोजिंग दिया है, और इसका अगर हम कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट है और डेली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो बाटा को बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1830, और इसमें से सपोर्ट जोन का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1725 का। तो ये आपके स्टॉक्स रहे आज के लिए रिकमेंडेशन। ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन हमारे साथ आ गई है। अब अपनी रिसर्च टीम को भी जोड़ते हैं और वो कंट्रीब्यूट करेंगे 3 डिफरेंट जोन में। हमारे साथ शरद है आज की ओवर द वीकेंड जो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आई, ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे ढेरों नंबर आए, अच्छे आए, वो शरद बताएंगे। अशेषा हमें बताएंगी और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज एक न्यूज़ बेस्ड एक्शन दिख सकता है। और हमारे साथ वमाक्षी होंगी सारी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स लेके। पहले शरद से समझते हैं इंपॉर्टेंट अर्निंग्स। शरद बताएं। जी बिल्कुल, डिलीवरी जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। ओवर द वीकेंड नंबर्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और जो लॉसेज हैं वो भी कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन बाजार को इंपॉर्टेंट बात था कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का कोई कमेंट्री आएगा, लेकिन ऐसा कोई कमेंट्री जो है मैनेजमेंट से नहीं आया है, तो इस पर भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है स्टॉक के लिए। BHEL की बात करें तो ओवरऑल थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और जो उनके जो बॉटम लाइन नंबर्स है वो इम्पैक्टेड हुए क्योंकि हायर अदर एक्सपेंसेस देखने मिले हैं। इक्यो लाइटिंग हाल ही में लिस्टेड हुए कंपनी, शानदार नतीजे देखने मिले हैं। यहाँ पे रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करिएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, हालांकि मार्जिन्स लेवल पे थोड़ी अच्छी सरप्राइज आई है। और मैनेजमेंट कमेंट्री ऑफकोर्स कहे कि जो आपके साइक्लोन इम्पैक्ट गुजरात में हुई और ग्लोबल डिमांड का जो है इशू चल रहा है, लेकिन जो इन्वेंट्री चैलेंजेस है वो अब इंप्रूव होने लगे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आई है। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ की बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट के ऊपर आए हैं, और जो उनकी बिस्किट सेगमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दी है। और सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में जो है उनके प्लान्स भी कमीशन होने वाले हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा जेनटेक का। यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस स्टॉक को ज़रूर आप ट्रैक करिएगा। ठीक है शरद, ये आपने नंबर्स के बारे में बताया। अब हम आशीषा को अपने साथ कनेक्ट करते हैं और बहुत ही शांति से और आराम से आपको बताते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। आज भी बताइए स्टॉक्स इन न्यूज़। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले स्टील प्लेयर्स की बात करेंगे तो टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस बढ़े हैं, 700 से 1000 रुपीज़ पर टन का इंक्रीज देखने को मिला है। 2 वजह है, चाइना के प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली,
और पैरिटी की बात करें तो इंपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा थे और डोमेस्टिक प्राइसेस कम हो चुके थे, जिसके चलते भी डोमेस्टिक प्राइसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो स्टील प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके चलते ये स्टील काउंटर्स पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा सिप्ला, उसमें कुछ US FTA एक्शन आता हुआ नज़र आया है। कंपनी की एक फैसिलिटी है पिथामपुर प्लांट, उसको OAI स्टेटस मिला है। बड़ा ओवरहैंग था स्टॉक पर, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नज़र आई है, जिसके चलते सिप्ला पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा नवीन फ्लोरीन पर नेगेटिव न्यूज़ आई है। कंपनी को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दहेज प्लांट के लिए नोटिस आई है। Q2 के अर्निंग्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एयर पोल्यूशन नॉर्म्स को वायोलेट किया है कंपनी ने, जिसके चलते ये नोटिस आती हुई नज़र आई है। इसके अलावा ICICI बैंक कंपनी अब अपना स्टेक बढ़ा सकती है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में 4% एडिशनल स्टेक कंपनी खरीद सकती है। डिक्सन टेक और ऑप्टिमस इंफ्रा पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। याद रखिए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स पर, और वो अब एक्सटेंड कर दिए गए हैं 31 अक्टूबर तक। तो इसके चलते डिक्सन टेक और ऑप्टिमस इंफ्रा पर भी नज़र रखें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या IEX, उन्होंने कार्बन क्रेडिट बिजनेस में एंटर किया है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स कुछ न्यूज़ फ्लोट कर रहे थे शुक्रवार को इनकम टैक्स के चलते, इनकम टैक्स सर्चेस के चलते। अब कंपनी ने ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे कंपनी के ऑफिसेस में, और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स के प्रीमाइसेस पर भी ये सर्च ऑपरेशंस किए गए थे। लास्टली स्टरलाइट टेक और HFCL भी फोकस में रहेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है ऑप्टिकल फाइबर्स पर। चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया जैसे कंट्रीज से जो फाइबर इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। 5 साल के लिए ये वैलिड रहेगी, जिसके चलते ये स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। थैंक्स वेरी मच ये सारे स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए। इनमें पॉसिबल ट्रेड्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार वमाक्षी से आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी समझ लें। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम SBI के साथ। कंपनी के नतीजे आए थे और ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फास्टर देन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन नज़र आया है। कमज़ोर निम्स के चलते टॉप लाइन पर थोड़ा ड्रैग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर भी थोड़ा ड्रैग है, मगर कम क्रेडिट कॉस्ट के चलते मुनाफा कंपनी ने अनुमान से मजबूत रिपोर्ट किया है। लोन ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही है, मगर एसेट क्वालिटी स्टेबल नज़र आ रही है। तो ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज और CLSA की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और मैक्वाइरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमारे रेडार पर रहेगा। CLSA का कहना है कि मार्जिन्स फर्स्ट हाफ FY23 लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुके हैं। काफ़ी मजबूत ग्रोथ और एसेट क्वालिटी अभी भी जारी है और इसी के चलते CLSA ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा M&M पर नोम्यूरा का कहना है कि Q1 रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े से बेहतर आए हैं। RBL बैंक में इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। काफ़ी मजबूत SUV ग्रोथ आउटलुक भी है इनकी तरफ से और M&M इनकी टॉप पिक है। तो ओवरऑल नोम्यूरा की तरफ से खरीदारी की राय आ ही रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 1978 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा पिरामिल फार्मा पर जेफरीज का कहना है कि Q1 के नंबर्स अनुमान से कमज़ोर है हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते, मगर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक स्पेस को लेकर। CDMO को लेकर जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रही है और इसी के चलते जेफरीज ने पिरामिल फार्मा पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें लुपिन पर, जेफरीज का कहना है कि अनुमान से मजबूत कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। जेनेरिक स्पिरेवा की लॉन्च पर सबकी नज़र होगी, मगर एक्सपिरेवा लुपिन के जो वैल्यूएशंस है पी वैल्यूएशंस वो थोड़े से एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में फोकस करेंगे आदित्य बिरला फैशन पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q1 के नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। टॉप लाइन ग्रोथ पर डिस्क्रिशनरी डिमांड की वीकनेस का इम्पैक्ट नज़र आया है। मैनेजमेंट हालांकि Q3 ऑनवर्ड से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसी के चलते आदित्य बिरला पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा। ओके, बहुत ही शानदार ब्रोकरेज नोट्स और सारे स्टॉक्स। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं और अविनाश गोरखशेखर भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है अविनाश एंड प्रशांत। लेकिन बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं SBI के रिजल्ट से, उस पर थोड़ा सा तवज्जो देना ज़रूरी है। लेके आइए 3 महीने 6 महीने का चार्ट। देखिए सारी बाय कॉल्स आ रही हैं 700 से 800 के बीच के, एक एवरेज इसका भाव आने लगा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि एकेडमिकली नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, हेल्दी नंबर है, ग्रोथ चल रही है, बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। जो मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी वो बाजार की थोड़ी एलिवेटेड थी और मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, बिल्कुल मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है।
लेकिन स्टॉक पहले ही टॉप आउट हो गया अगर आप देखें, क्योंकि बाजार को लगा कि 4 क्वार्टर से जो जबरदस्त एसेट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और एनाम एक्सपेंशन जो चल रहा है वो कहीं कहीं टॉप आउट हो रहा है। ये देखिए 3 महीने का चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब तो आपको नजर आया कि 600 के करीब गया स्टॉक, और पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन में 3 महीने का चार्ट लेके आई डायरेक्टर साहब, ये देखिए स्टॉक टॉप आउट हुआ है एग्जैक्टली 600 रुपए के आसपास। हम एक आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनवाते हैं, फिर हम इसका असर जो है आज दूसरे पीएसयू बैंक पर भी हो सकता है। बीओबी, कैन बैंक, इन सब, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इन सब के 3 महीने के ग्राफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन से टॉप आउट हो गए हैं। डायरेक्टर साहब अगर आप ला सकें, बैंक ऑफ इंडिया ये देखिए टॉप से नीचे, कैनरा बैंक ये देखिए टॉप से नीचे 5-5, 10-10% ऑलरेडी। तो अब ये जो असर है क्या बाकी बैंक से भी दिख सकता है, इसका जवाब अविनाश देंगे। लेकिन अविनाश उससे पहले जरा कमेंट्री सुनिए, खारा साहब ने हमको फ्राइडे शाम को क्या बताया। मेजरली जो हमारा लोन बुक का ग्रोथ हुआ है, डोमेस्टिक लोन बुक का ग्रोथ जो कि 15% के करीब है, और यील्ड ऑन एडवांसेस इम्प्रूव हुआ है, और ओवरऑल निम हमारा इम्प्रूव हुआ है। दैट इन कारणों से हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा रहा है कोर इनकम स्ट्रीम्स के चलते। इसके अलावा जो एमटीएम का इम्पैक्ट जो फर्स्ट क्वार्टर में आया था, एडवर्स इम्पैक्ट आया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो नेगेटिव इम्पैक्ट एमटीएम का इस क्वार्टर में नहीं है। सो ये एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण यह है कि शायद एक बाकी के क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा कि हमारा जो रिकवरी होता है वो भी जो है हमारे निम में शो अप होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को और अधिक बेहतर कर पाएंगे। पिछले क्वार्टर में हमारे निम में एक वन ऑफ था जो कि अक्सर लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रहते हैं, और एक मेजर वन ऑफ उनमें था इंटरेस्ट इनकम ऑन द इनकम टैक्स रिफंड जो कि तकरीबन 850 करोड़ के करीब था। वो हमारे को इस क्वार्टर में उसका उस तरह का कोई इनकम नहीं था। तो ये कारण है कि जो निम में जो गिरावट आप देखते हैं, इस कारण से आप निम में गिरावट देखते हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जो पूरे साल भर की रिकवरीज एक्यूमुलेट होती हैं वो लास्ट क्वार्टर में पूरी शो अप हो जाती हैं। तो इसलिए जो है उस तरह की रिकवरीज पहले क्वार्टर में नहीं आती हैं। तो इसलिए पहले क्वार्टर का निम अक्सर जो प्रीवियस लास्ट क्वार्टर के निम से हमेशा कम रहता है। ये इसका मेन रीज़न है। ये जो आखिरी आंसर आपने खारा साहब का सुना कि निम फर्स्ट क्वार्टर के निम में जो प्रेशर आता है वो किसी खास कारण की वजह से वन ऑफ है, ट्रेंड शायद ना हो। अविनाश आप बताइए, बाजार क्या इतनी बारीकी देखेगा या एक बार को थोड़ा दबाव बन सकता है, और दूसरे पीएसयू बैंक से भी असर? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय। मुझे लग रहा है कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर का जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है उसको मार्केट मेरे ख्याल से पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि नतीजे आने के बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर आपको देखने को मिला। लेकिन देखिए ऑन ऑल अदर पैरामीटर्स एसबीआई ने अच्छी तरह से आउट परफॉर्म किया है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में चल रहा है, डेफिनेटली बैलेंस शीट बढ़ाने में और डिसबर्समेंट्स इंक्रीज करने में एसबीआई को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनफैक्ट हमको भी लग रहा है कि 650, 660 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस जरूर बन सकता है। स्टॉक काफी अंडरवैल्यूड है। अगर हम ग्रोथ मोमेंटम देखें तो FY24 में डेफिनेटली FY23 के मुकाबले में अच्छी ग्रोथ आएगी। ये आने वाले हफ्ते में आरबीआई पॉलिसी भी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद कर रहा है कि गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री रहेगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में तेजी जरूर आएगी सेकंड क्वार्टर, और उसके बाद थर्ड क्वार्टर जब आएगा, मेरे ख्याल से सेकंड हाफ ऑफ FY24 नॉर्मली इज मच मोर प्रॉफिटेबल एंड स्ट्रॉन्गर फॉर बैंक्स। तो तभी शायद आपको एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू बन सकती है अजय, बट डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्केट शायद निम्स को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बट ओवरऑल अदर पैरामीटर जैसे डिसबर्समेंट ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ, यहाँ पे एसेट क्वालिटी का नंबर अगर देखें तो मेरे ख्याल से काफी वेल मैनेज्ड परफॉर्मेंस था। ये देखिए बहुत बढ़िया व्यू दिया अविनाश ने। प्रशांत भी है। प्रशांत, इसको ये बता दीजिए कि कब खरीदना है? ये क्या 550 तक आता है, 560, 540, 30 भी देख सकता है अगर बाजार में दबाव रहा? किस लेवल पे री एंट्री करें? और दूसरे पीएसयू बैंक्स में भी कई अगर आपको चांस दिखता है लॉन्ग शॉर्ट का, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज ही बताएं। जी अजय जी, प्रियंका, डिम्पी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एसबीआई पे
18th ऑफ मई 18 मई को इसके प्रीवियस रिजल्ट्स आए थे, एनुअल रिजल्ट्स, तब जो लो बना था वो था 571.2। कल जो लो बना वो है 571.4। दोनों ही दिन के लो अगर आप देखो बिल्कुल सेम है। तो इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो फ्रॉम अ रिटर्न वाइज अगर हम रिजल्ट टू रिजल्ट देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर बिल्कुल सेम लो बने हुए हैं। अब मुझे लग रहा है इस स्टॉक के लिए जो अहम लेवल होगा वो 564 क्लोजिंग बेसिस होगा। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके, और क्योंकि रिस्क 9 पॉइंट्स की है, मैं 564 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से इसको खरीदना चाहूंगा। यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए, ओवरऑल सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत कंफर्टेबली 595 610 तक ये जा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो लेवल मैंने कहा है 564 क्लोजिंग बेसिस ये होल्ड हो जाए। और जहां तक मेरे ट्रेडिंग एसबीआई पे एक व्यू पॉइंट आपके सामने आ चुका है। बताइए ट्रेडिंग भी बता दीजिए प्रशांत जी, ट्रेडिंग भी बताइए जल्दी से। डिम्पी जी, दो स्टॉक जहाँ पे नजर है, एक है टेक्सरेल, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा क्लोज बिलो 92। इनफैक्ट ये मुझे लग रहा है हर डिप में पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, बट एक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 92 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। और नेक्स्ट पिक जो होगा वो प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 122, टारगेट में 135 का देख रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर हम 135 क्रॉस कर जाए तो बहुत कंफर्टेबली हमें 140 के लेवल भी दिख जाएंगे। बट फिर से कहना चाहूंगा आप टेक्सरेल को पोर्टफोलियो स्टॉक की तरीके से ट्रीट कीजिए। L&T फाइनेंस होल्डिंग एक ट्रेडिंग कॉल हो। ओके ठीक है, तो ये आपके शेयर्स भी हमने नोटिस कर लिए हैं, टैक्स मैकोरेल वगैरह आपने जो दिए हैं। लेकिन एक खबर आप नीचे पेटीएम के रिगार्डिंग देख पा रहे होंगे, शेयर बहुत बढ़िया चल रहा था। एक खबर और आई है कि विजय शेखर शर्मा जो कि इस कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं और वो आंट फाइनेंशियल्स में करीब 10.5% के आसपास हिस्सेदारी को खरीदेंगे। खबर यह है कि इससे पहले भी उनकी हिस्सेदारी कुछ है, तो ये हिस्सेदारी बढ़कर उनकी करीब 18-19% के आसपास हो जाएगी। तो ये हिस्सेदारी खरीदने की खबर सामने आ रही है। अधिग्रहण के बाद ये जो आप हिस्सेदारी नीचे देख पा रहे हैं, अभी 19.5% हो जाएगी विजय शेखर शर्मा की। तो ये निजी तौर पर विजय शेखर शर्मा की अपनी हिस्सेदारी है जो खरीद रही है। पेटीएम में आंट फाइनेंशियल सबसे बड़ा हिस्सेदार अब नहीं रहेगा, ये खबर भी है। अजय, आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था डिम्पी, जो मुझे लग रहा है इस खबर का मायना ये है कि विजय शेखर एंटफिन से 10% वापस ले लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पेटीएम में होल्ड करते हैं एंटफिन। हाँ। तो ये बायबैक किस्म की का ट्रांजैक्शन है। एंटफिन जो चाइनीज कंपनी है वो जापानीज है या चाइनीज है? हाँ, लगभग नीदरलैंड्स की आई थिंक है, लगभग 23.79% इनका हिस्सा उनसे जो है उनसे खरीदने वाले हैं, वापस ले रहे हैं। ये कंपनी है वो इसका, और अलीबाबा उसको चलाते हैं। उसको एक्चुअली में अलीबाबा ग्रुप के नाम से वो कंपनी जानी जाती है, उनका हिस्सा है ये। और पहले भी आपको वाद विवाद आपको मालूम ही होगा कि इसी से जुड़ा हुआ था। अगर विजय शेखर शर्मा 10% आप कह रहे हैं कि उनसे बायबैक और वापस ले रहे हैं और 19% विजय शेखर बीइंग एज एन प्रमोटर इस कंपनी में आ जाएंगे, तो शायद ये कंपनी के लिए अच्छा होगा। और ये बहुत ही स्मूथिंग ट्रांजेक्शन्स भी हो सकता है कि देसी हाथों में आ जाए, विदेशी हाथों से निकल जाए। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग ये है कि इस समय आ रहा है जब कारोबार सुधर रहा है। अगर आप देखें वो नए 2 मनी बॉक्स भी लॉन्च करना चाहते हैं पेटीएम, जो इनका पेटीएम बॉक्स बहुत ही हिट हो गया है। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इनका कॉन्शियसनेस आ गया है, स्टॉक अच्छा कर रहा है। स्टॉक का आप 6 महीने का चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब, आप देखेंगे एक बॉटम बना के बहुत बढ़िया रिवर्सल स्टॉक ने दिखाया है। देखिए स्टॉक चार्ट हमेशा पहले चलता है, हाँ, और फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव बाद में आती है। ये देखिए नीचे से 550 का लो बना के पेटीएम इस समय 800 पे खड़ा हुआ है। अविनाश, इससे इस सेंटिमेंट तो बूस्टर मिलेगा पेटीएम में के स्टॉक में, क्या लगता है इस न्यूज से? आएगा नहीं, लेकिन ने कहा कि देखिए बिजनेस बहुत अच्छी तरह से तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट मार्केट उम्मीद लगा रही है कि सितंबर के क्वार्टर में कंपनी शायद ऑपरेटिंग इबिटा पॉजिटिव दिखाए, क्योंकि ये कंपनी का पहले से गाइडेंस था। तो ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं और सिग्निफिकेंटली यहाँ पे रीरेटिंग होगी, क्योंकि काफी हद तक पेटीएम ने अपने लॉसेस कम कर दिए, अपने खर्चे कम कर दिए, और जो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू रेवेन्यू जो होता है वहां पे काफी तेजी देखने को मिली है। तो आई थिंक पेमेंट्स तो डेफिनेटली पेटीएम का फोकस है, बट इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने डिसबर्समेंट्स किए हैं, यहाँ पे जो ग्रोथ मोमेंटम है
वो काफी नोटवर्दी है। तो ये अगर चलता रहेगा और होपफुली अगर ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव कंपनी सितंबर के क्वार्टर में होती है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा रीरेटिंग का मौका बन सकता है। तो उसी के लिए शायद स्टॉक में एक अच्छी तेजी आप देख रहे हो, क्योंकि ऑन ग्राउंड लेवल आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने किए हैं और डिस्पाइट इंक्रीजिंग कंपटीशन अगर एबिटा पॉजिटिव होते हैं तो आपको अच्छी तेजी इस लेवल से भी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जो निवेशक अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहे, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कोई थोड़ा गिरावट आती है कोई भी कारण से तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने का मौका समझना चाहिए। ठीक है, अगर आप पेटीएम के कभी होल्डिंग को चेक करेंगे ना तो आपको एक और चीज़ भी रियलाइज़ होगी। टिपिकली ये इंस्टीट्यूशनल ओन्ड कंपनी है, यानी कि ज़्यादातर इसमें एफआईज़ हैं। जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर है उसके अकॉर्डिंग करीब 70% एफआईज़ की होल्डिंग है इसमें, यानी कि ज़्यादातर बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगा के इस कंपनी को चलाया, जो टिपिकली एक स्टार्टअप्स के अंदर होता ही है। पहले आपको ध्यान है स्टार्टअप हुआ करता था, बाद में लिस्टिंग हुई कंपनीज़ की, तो धीरे धीरे करके ये एफआईज़ का हिस्सा, जिसको भी हम आंट फाइनेंशियल के तौर पर मान रहे हैं, जो कि अलीबाबा ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि चाइनीज़ है कंपनी, उसमें से 10% हिस्सेदारी और छटक के इस तरफ आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेटीएम के लिए कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और अजय ने ये बात इंपॉर्टेंट कही है कि शेयर के अंदर प्राइस एक्शन पहले से अच्छा देखने को मिल रहा है। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों पे और आ जाते हैं। आज मेटल्स को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। मितेश भी कह रहे थे कि मेटल्स में बायबैक खरीदारी हो सकती है, हिंडाल्को उनकी लिस्ट में है। टाटा स्टील, JSW स्टील पे भी चल सकते हैं मितेश, ज़रा ये भी चेक कर लो। वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि HRC के दाम जो है वो 750 से 1000 रुपया पर टन के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। स्टील कंपनीज के लिए पॉजिटिव होता है। ओ ठीक है, अगर आप अनम्यूट करेंगे मितेश, अगर आपको आवाज आ रही है तो। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज। टाटा स्टील और JSW स्टील पे बताना है आपको। हाँ, आ रही है, बताइए। बेसिकली अभी जो सिस्टम और मेथड के हिसाब से जो सेक्टर रोटेशन है उसमें प्रमुख सेक्टर्स आएंगे मेटल और आईटी। और अगर मेटल्स की बात कर रहे हैं अब तो जो भी स्टॉक्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, हिंडाल्को मैंने बोला, आपने टाटा स्टील का जिक्र किया, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील 124.30 जनवरी 2023 वीक का हाई था और हम उसके बहुत करीब ट्रेड कर रहे हैं। जैसे 124 टेकआउट होगा, एक वन वे रैली मिलेंगी अप टू 138 और उसके बाद जो है वो हम पहुंच जाएंगे 153 के ऊपर। तो मेटल स्टॉक्स में डेफिनेटली प्रीफर्ड पिक है हिंडाल्को, फॉलोड बाय टाटा स्टील, क्योंकि हमें लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और सो 124 जो है वो टेक आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली वी आर हेडिंग फॉर 138। हमें लग रहा है डिम्पी जी अगले 1 से 3 महीने में शायद मेटल स्टॉक जो है वो बहुत ही बड़ी तेजी दिखा सकते हैं ये लेवल से। ठीक है, आपको बड़ी तेजी दिखती है मेटल स्टॉक्स में अगले 3 महीने में, 1 से 3 महीने में, ठीक है। लेकिन कुछ और स्टॉक जहाँ नंबर स्ट्रॉन्ग आए उनमें तो ऑलरेडी तेजी आनी शुरू हो भी गई। हम बात करें डिलीवरी की, और आप पिछले हफ्ते में थर्सडे फ्राइडे का मूव भी देखें तो डिलीवरी में मूव आ चुकी थी और नंबर्स भी अच्छे आए। इनफैक्ट इन्होंने अपना एबिटा लॉस जो कि 26 करोड़ था उससे कम करके सिर्फ 1 करोड़ किया। और कंपनी ने स्ट्रॉन्ग कमेंट्स भी अपने दिए हैं कि वो एक्सपैंड कर रहे थे कैपेसिटी को, नेटवर्क फुटप्रिंट को, और उनको अच्छी एक्सपेक्टेशन है H2 में ग्रोथ दिखने की। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात, और कई सारे नए क्लाइंट्स भी उन्होंने ऐड किए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात मुझे कहीं वो दिखी नहीं एग्जैक्टली अजय, अगले साल से आप कह रहे हैं। बाद में कमेंट्री में बोली है कि FY25 में बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी का एम कर रहे हैं। अभी भी टाइम है 18 महीने का, बट बाजार पहले मूव करेगा। हाँ, और ग्रोथ भी बता रहे हैं कि H2 से शुरू हो ही जाएगी। और आप सही कह रहे हैं कि बाजार में ये पिछले हफ्ते से डिलीवरी में अच्छी मूव शुरू हो गई थी। तो क्या आप फॉलो बाइंग फर्दर आनी चाहिए, इसमें एक्शन क्या होना चाहिए? आयुष से चलिए समझते हैं। डिलीवरी के काउंटर पर हमें एक चार्ट चेक दे आयुष। जैसे हम डिलीवरी में देखेंगे, हमने फ्राइडे में बहुत अच्छी रैली इसमें देखी है और अभी जो है ये 5 से 7 दिन में थोड़ा सा साइडवेज का जो उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है 425 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ट्रेड करना शुरू करेगा 440 के लेवल से मैं शॉर्ट टर्म टारगेट में इसको आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और इसकी वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का सेटअप है जिसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। और डेली में हम देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर चल रहा है। तो ये सारे डेटा को ध्यान में रखते हैं तो 440 से 450 हम आने वाले दिनों में बहुत जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, 440 450 तक के लेवल्स डिलीवरी में देखते हैं और यहाँ से बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वो नंबर्स अच्छे थे और उसके बाद फॉलो बाइंग की उम्मीद पूरी है। लेकिन एक स्पेस, टायर स्पेस, वहाँ से बालकृष्ण के नंबर्स जो आए थोड़े कमजोर नंबर आए। पिछले हफ्ते हमने फिर से देखा एक मूवमेंट शुरू हो गई थी टायर स्टॉक्स में। अपोलो टायर
सीएट, एमआरएफ सब में एक अच्छी मूव थी। बालाकृष्ण के नंबर्स वीक रहे हैं और इनके लिए ओवरसीज जो एक कंसर्न यूरोप ऑपरेशंस रहे हैं वो एक बड़ा हैंगओवर भी इनके नंबर्स में रहा है। लेकिन वीक क्या नंबर्स के बाद थोड़ी वीकनेस दिख सकती है आज? जय से समझते हैं। जय, क्या बालाकृष्ण एक शॉर्ट कैंडिडेट है? एब्सोल्युटली थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है बिकॉज वहां एक 21 डे की सपोर्ट जोन पर है, तो थोड़ा एक 2441 के लेवल तक हम एक शॉर्ट बेट ले सकते हैं, बट उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा बिकॉज 21 डे मूविंग एवरेज है। ऑल्सो दूसरा वहां एक 2 बार सपोर्ट यहाँ पर ये स्टॉक ने लिया हुआ है। डेली फ्रेम पर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट की आशा ज्यादा दिख रही है 40 पॉइंट के नीचे। सो बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ मार्केट लग रहा है ये वाला स्टॉक। ऑल्सो वीकली चार्ट पर हम देखें तो वीकली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग 5 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप लग रहा है। सॉर्टिंग कैंडिडेट थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पर मेरी राय है कि बाय डीप आएगा तो वहां पर एक बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टॉक। हमारे साथ कुश वोरा भी जुड़ रहे हैं अपनी ट्रेड की बातचीत आगे लेके जाने के लिए। कुश, आपको याद होगा मैं आपको भी सुबह सुबह इसलिए याद कर रहा था कि मिसेस बेक्टर के नंबर्स आए। मिसेस बेक्टर डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट लेके आई है। कुश और हम मिसेस बेक्टर के बारे में करीब 1 साल से बात कर रहे हैं। प्रियंका, आपको भी याद होगा कि अग्रवाल बिस्किट का धंधा इन्होंने खरीदा। आप भाव देखिए 1 साल में 350 वाला 900 रुपए का भाव हो गया। और मुझे याद इसलिए क्योंकि मैं बार कई बार अपने कुछ से काफी बात हुई थी और हमने यहाँ पे 300 करीब इसका जो रिजल्ट्स इंप्रूव करने का गेम है वो पकड़ लिया था। और उसके बाद देखिए क्या वन साइडेड, और अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अभी तो ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का फिनोमिना है। अगर आप चेन्नई जाइए, बेंगलोर जाइए, आप कोझिकोड जाइए और पता नहीं कितने साउथ के एरिया कोई जानता भी नहीं मिसेस बेक्टर। और इनको इनको ये बिस्किट से कुकी कंपनी बन रही है, तो वैल्यूएशन भी बिस्किट वाले नहीं मिलेंगे, कुकी वाले मिलेंगे। कुकीज वाले जिसकी प्रीमियम पे 100 रुपए का होता है और बिस्किट आप ऐसे 200 रुपए का बिकता है जिसमें 10 बिस्किट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन चेंज हुआ। चार्ट देखिए आप, बहुत ही शानदार क्वार्टर टू क्वार्टर आपको नंबर्स दिख रहे हैं। इसलिए मैं कुश के साथ इस स्टॉक को अभी भी डिस्कस करना चाहूंगा। बताइए कुश, हमारी बातचीत 3-4-6 महीने पहले सुन के जो व्यूअर्स लेके बैठे हैं वेक्टर, उनके तो हाथ में चॉकलेट कुकी आ गई है। अभी क्या करें, खा लें या अभी वेट करें? डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जी अजय, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, इतने स्वीट नोट पे आपने इस दिन की शुरुआत की है, तो मैं इसमें थोड़ी और मिठास घोल देता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल बने रहें। एंड ऑन अ मच लाइटर नोट, इनफैक्ट एक्चुअली क्वाइट अ सीरियस नोट, मैं एक वॉच लिस्ट बनाने वाला हूँ विच विल बी अजय स्टॉक्स। ठीक है, जो सारे स्टॉक्स आप हमारे रेडार पे डालते हैं, दे आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई परमानेंट वॉच लिस्ट and they've been doing phenomenally well, and I've been saying this for a while now। मतलब जो भी आप स्टॉक्स ले लीजिए, अनंतराज, कल्याण ज्वेलर्स, मिसेस बेक्टर फूड्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। तो मैं आपके नाम की एक वॉच लिस्ट बनाने वाला हूँ, and I'm going to keep tracking those very religiously, and I know the kind of moves that we've seen in the stocks that you've brought up, so kudos to you Ajay, on a very serious note actually। बट जहां तक मिसेस बेक्टर फूड्स की बात है, कहीं भी मुझे चार्ट पे कुछ भी ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा विच इज सजेस्टिंग कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिहाज से अगर आप करना चाहें, अगर आपको कैश की जरूरत हो या आपके रिटर्न इसमें काफी फिनोमिनल ऑलरेडी बन चुके हों, taking some money off the table is not a bad idea, but technically speaking, it's there is nothing on the charts that is suggesting कि इतनी sharp, इतनी smart move के बाद भी 1000 रुपए के पहले ये स्टॉक कहीं रुकने का नाम लेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हो, ट्रेडिंग पोजीशन भी रही हो, और वो थोड़ा डीप रखें, विच इज 820 का जो जोन है इसके आसपास। बट मैं कहूंगा बहुत अच्छा इसमें रन अप आया है, इसको बिल्कुल आप राइड करके चलें। 1000 रुपए से पहले इसको बेचने की आप मंशा ना बनाए। उसके ऊपर देन वील सी, आई एम श्योर द स्टॉक विल एंटर इनटू न्यू टेरिटरीज एंड फ्रेश मोमेंटम। बट 1000 रुपए तक की मूव मुझे यहाँ पे दिखती है। एक्जिस्टिंग पोजीशन आप 820 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बेझिझक होल्ड करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मीठे शब्दों के लिए। कुछ लिखे नहीं तो रजनी बेक्टर जी और उनकी पूरी टीम का कमाल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं तो सिर्फ एनालिस्ट कॉन कॉल पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट सुनता हूँ क्या करना चाहते हैं, चार्ट्स में कैप्चर हो रहे हैं या नहीं, आप जैसे उसे पूछ लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट आज थोड़ा डैमेज दिखा सकता है क्या, मेरे मन में ये संदेह आ रहा है और मैं ये जानना चाहूँगा प्रशांत से, वो है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप की बुरी खबरें खत्म नहीं हो रही हैं। एक तो 28% जीएसटी वाला मामला, उसके बाद वीकेंड में खबर ये आई कि हार्दिक देबर जो डेल्टा कॉप का फेस थे, जो हमसे बात करते थे, हर जगह डेल्टा कॉप को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिनो स्टॉक है।
इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या चार्ट पे, प्रशांत? जी अजय जी, सबसे पहली बात अगर हम इस चीज को देखें तो इग्नोरिंग ऑल द न्यूज, इसमें जब ये न्यूज आई थी करीबन मेरे हिसाब से 12 जुलाई, तब जो लो बना हुआ है 175, ये एक पैनिक लो है 175, और ये स्टॉक के लिए बहुत अहम होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो अगर किसी के पास पोजीशन हो, आपको इसके थोड़ा नीचे यानी 170 ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इन द सिस्टम होना चाहिए। अगर 170 के नीचे क्लोज हो तो आपको एग्जिट करना होगा। मुझे लग नहीं रहा है पैटर्न देख के कि ये 170 को ब्रेक करेगा, बट मैं फ्रेश बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। ये सलाह सिर्फ उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, जो इसमें स्टक है। दूसरी बात, अगर इसमें किसी भी वजह से रैली आ जाए और आपके कॉस्ट के ऊपर आ जाए तो देर आर फार बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। मेरे हिसाब से आप इसमें से एग्जिट कर दीजिए। काफी नॉइज है तो कोई काम सेक्टर की तरफ जाइए। फिलहाल 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक है, अभी आप एक खबर नीचे पिरामिल के रिगार्डिंग देख रहे थे कि जिसमें ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है। दोनों शेयर पता कर लेते हैं, पिरामिल एंटरप्राइजेस और पिरामिल फार्मा, इन दोनों में क्या किया जाए। एक बार जय आप चेक करेंगे, पिरामिल फार्मा, पिरामिल एंटरप्राइजेस, कोई ट्रेड है तो बताइए। तो पिरामिल एंटरप्राइज पर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी, आरएसआई की तरफ से वीकली चार्ट पर भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है पिरामिल एंटरप्राइज पर अभी कोई बुलिश व्यू नहीं बन रहा, थोड़ा एक सपोर्ट के वहां चल रहा है, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन आ सकता है जो अराउंड 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वहां है। तो मुझे लग रहा है ये अराउंड 100 रुपए के प्ले के लिए, डाउनसाइड मूवमेंट के लिए पिरामिल एंटरप्राइज खेल सकते हैं। अराउंड 900 टू 870 के बीच में एक ये प्राइस आ सकती है या पिरामिल एंटरप्राइज की। तो यहाँ पर एक बेरिश व्यू बन रहा है पिरामिल एंटरप्राइज पर। और पिरामिल फार्मा की बात करें तो पिरामिल फार्मा में हमने पिछले बहुत टाइम से एक अच्छा मूव देखा, अपसाइड मूव देखा था। सो पिरामिल फार्मा पर एक बुलिश व्यू होगा। इसने अभी अराउंड 50 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, ऊपर के साइड 120 के अराउंड जो 100 डे मूविंग एवरेज है वो ओपन पोजीशन ओपन है। तो यहाँ पर अभी भी 15% की मूव बन सकती है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो डेली चार्ट पर हम बात करें तो यहाँ पर भी वो कंटिन्यूसली 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस यहाँ पर जो भी सुपर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही चल रहा है 3-4 महीनों से। तो यहाँ पर ये स्टॉक में बुलिशनेस एकदम बरकरार है। ऑल्सो ये पैटर्न देखे तो ये कंटिन्यूसली हायर राइज हायर टॉप की पैटर्न बना रहा है। तो ये स्टॉक अच्छा है अभी प्ले करने के लिए, और 10 से 15% की मूव ये स्टॉक पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। ठीक है, आप इसमें अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिरामिल फार्मा, और इस पे कई सारी बड़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं। 125 तक के टारगेट की बात की जा रही है उन रिपोर्ट्स में। ठीक है, लेकिन अब आज के 2 स्टॉक्स जो आपके फंडामेंटल रडार पर होने चाहिए, आज हमें ये बताने के लिए मैं खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा हमारे साथ देवर्ष वकील बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग देवर्ष, बताएं क्या है आज के स्टॉक्स। जी, तो आज मुनाफे के फंड में मैं लेके आया हूँ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो हाल ही में रिजल्ट्स दिए हैं, और रिजल्ट के बाद हमने रिव्यू करने के बाद इनके ऊपर बाय बरकरार रखा है। तो एक एचजी इंफ्रा है, राजस्थान बेस्ड रोड कंस्ट्रक्शन का प्लेयर है। उन्होंने उनकी FY24 की गाइडेंस को रीट्रेट किया है। 5,000 से 5,500 करोड़ की उनकी गाइडेंस है रेवेन्यू की। 16% EBITDA मार्जिन की उन्होंने बात की है, जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। उनकी जो इक्विटी रिक्वायरमेंट है करीबन 1600 करोड़ की हैम प्रोजेक्ट्स में इक्विटी की रिक्वायरमेंट है। उसमें से उन्होंने अभी ये जून क्वार्टर में 760 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिए हैं। आगे भी जाके 410 करोड़ रुपए FY24 में वो इन्फ्यूज करेंगे। तो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हैम और बीओटी ऐसे एन्यूटी के प्रोजेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको बनाते हैं, बनने के बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। हमें लगता है कि आगे ये क्वार्टर में नेक्स्ट 3 से 6 महीने में और 3 बड़े उनके रोड कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइजेशन हो सकता है। तो वहां से उनका जो रेवेन्यू आएगा वो उनकी डेट को रिपे करेगा और उसके अर्निंग्स में मुनाफा होगा, उनकी ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बहुत रोबस्ट एग्जीक्यूशन है, और मार्जिन EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इसलिए हमने इस पे बाय रखा है। और हमने टारगेट प्राइस को पहले था उससे बढ़ाया है। करीबन 14 टाइम्स के मल्टीपल पे हम अगर उसको ट्रेड करेंगे तो 1200 का प्राइस का एक टारगेट आता है।
तो यहाँ से करीबन 30% की मुझे एप्रिसिएशन दिख रही है एचजी इंफ्रा में। जो दूसरा स्टॉक जो यूजुअली छोटा स्टॉक्स हम रेकमेंड करते हैं, वहां पे आईआरबी इंफ्रा है। इनके जो रिजल्ट्स थे वो सारे एस्टिमेट्स में हमारे जो सारे रेवेन्यू है, एबिटा है, पैट है, उसमें हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है और उन्होंने भी अच्छा गाइडेंस दिया हुआ है। यहाँ पे भी करीबन 2500 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूज होगी उनके हैदराबाद ORR में और हमें FY25 तक की रेवेन्यू की विजिबिलिटी है। तो ये सब देखते हुए इसमें भी हमने बाय रखा है। हमारा टारगेट हमने 32 तक बढ़ाया है। तो यहाँ पे भी करीबन 26 रुपए के आसपास ट्रेड करता है, तो थोड़ा 26 पे लीजिए। गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट कीजिए। इसमें 32 के टारगेट से इन्वेस्टमेंट करने की समय है। तो दो कंस्ट्रक्शन के प्लेयर एचजी इंफ्रा और आईआरबी, ये साल में हमें लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, विजिबिलिटी दिखेगी और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स भी बढ़ेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में ये दो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दिवर्ष, बहुत शुक्रिया ये दोनों के दोनों शेयर्स बताने के लिए। आईआरबी इंफ्रा तो एक बेहतरीन कंपनी रही जिसका टोल कलेक्शन भी बढ़ा और जैसे जैसे सड़कें और बनेंगी टोल कलेक्शन बढ़ने के और चांसेस है जहाँ जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट्स होंगे। आईआरबी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा पर भी ध्यान रखिएगा, एक नीश इंफ्रा कंपनी है जो कि दिवर्ष ने आपके लिए चुनी है। दिवर्ष बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दो शेयर और पता करते हैं। एक प्रशांत आपसे है, ल्यूपिन के बारे में ज़रा बताइए। जेफरीज की एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि हम अंडर परफॉर्मर हैं इस शेयर को लेकर और हमने अपना जो टारगेट है वो 810 कर दिया। अब पहले 660 था, अब इन्होंने बढ़ाया है, हालांकि शेयर ऑलरेडी 1000 से ऊपर है। तो मैं मान के चलूं कि अब 850 900 तो बेस बना हुआ है, अब तो जाएगा ही नहीं है। जी डिम्पी जी, अगर मैं इसको देखूं तो ये इनफैक्ट फार्मा सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि अगर आपके पास पोजीशन है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1020 क्लोजिंग बेसिस से ट्रेड करें और फ्रेश बाइंग तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे डिप मिल जाए करीबन 1040 के जोन तक तो आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ा सा एक करेक्शन आए और अगर लोअर लेवल्स पे मिले तो बेहतर बाय होगा। यहाँ पे फ्रेश बाय रेकमेंड नहीं करो, एग्जिस्टिंग जो है बिल्कुल बने रहे, थोड़ा डीप 1020 पे स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है अगर इस रैली को और राइड करना चाहे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट अगर एक चीज देखूं, ये काफी दिनों से प्रीवियस डे लो को भी टच नहीं कर रहा है, तो काफी इनहेरेंट ट्रेंड दिखा रहा है। ऐसे स्टॉक्स में जल्दबाजी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बने रहिए जिनके पास पोजीशंस हैं और कुछ नए लेने वाले भी लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एक और शेयर है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क, असल में भारत नेट जो कि सरकार की एक योजना है नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट को बढ़ाने के लिए। कैबिनेट से उसको करीब करीब 1.4 लाख करोड़ की मंजूरी मिली है, तो इसका बेनिफिट होगा, आगे चल के खर्च होगा। तेजस नेटवर्क जैसी कंपनीज़ को भी बेनिफिट आ सकता है। एक बार ज़रा इस पर आपका व्यू पॉइंट चाहिए। आयुष, ये शेयर आप चेक कीजिए, तेजस नेटवर्क के नाम से एक कंपनी है। ओके ठीक है, आयुष इस बात नहीं हो पाएगी। मितेश आप चेक करेंगे, तेजस नेटवर्क के नाम से कंपनी 814 रुपये की है। ये देखिए, तेजस नेटवर्क की बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंडल बना था फॉर द वीक एंडेड 14 जुलाई 2023, जहां पे प्रीसीडिंग वीक से 707 रुपए से रैली चली थी और 880 तक। सो एक बहुत बड़ा मूव आ गया है और ये मूव इसलिए आया है कि उसके पहले का जो हाई था 14 अक्टूबर 2022 का 773, उसको टेक आउट कर लिया है। तो हमारे हिसाब से अभी नई जो तेजी है वो रिसेंट हाई 893 के ऊपर ही आएगी। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिया है, इसलिए थोड़े समय तक ये कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। तो अभी फिलहाल खरीदना एडवाइजेबल नहीं होगा क्योंकि कितना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा उनको पता नहीं है। तो डेफिनेटली एक नए हाई और नए ब्रेकआउट के ऊपर ही लेना एडवाइजेबल है। तो जब डेली चार्ट के ऊपर 893 के ऊपर स्टॉक बंद आता है तब उसको खरीदा जाए। एज ऑफ नाउ इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द स्टॉक। ठीक है, आप अवॉइड करेंगे स्टॉक को। ठीक है, कुछ और जगह पर अच्छे नंबर्स में आए, केपरी ग्लोबल जैसे स्टॉक्स, उन्हें भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक बार अशेषा के पास जाते हैं आज के एक्शन स्टॉक्स एक बार समझने के लिए।
जी हाँ, सबसे पहले नवीन फ्लोरीन पर फोकस रहेगा स्ट्रीट का। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंपनी को नोटिस आई है, पोल्यूशन नॉर्म्स को कंपनी ने वायोलेट किया है, जिसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्रेन इथेनॉल प्रोड्यूसर्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, BCL इंडस्ट्रीज जैसे कुछ काउंटर्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इथेनॉल प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, जो मेज़ और ब्रोकन राइस से इथेनॉल बढ़ता है उसके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। कुछ नंबर्स के चलते भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले IKO लाइटिंग की बात करते हैं, बड़े अच्छे नतीजे थे। रेवेन्यूज़ 108 करोड़ पे आए हैं, जो 120% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 150% का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा मिसेस बेक्टर्स फूड, इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में करीब 25% का अपटिक देखने को मिला है। बिस्किट सेगमेंट ने कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी के एडिशन की भी बात की है, तो अच्छे नतीजे थे। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आई है। सबसे लास्ट में जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ में 257% का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 52% पे आए हैं वर्सेस 29% जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सो अच्छे नतीजे हैं, जिसके चलते जेन टेक्नोलॉजीज़ पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो रहे आपके सारे एक्शन स्टॉक्स जिस पे नजर रखनी है। लेकिन एक स्टॉक जिसे हम डिस्कस कर रहे थे वो है केप्री ग्लोबल। इनफैक्ट इसके नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। अजय, आपने आई एम श्योर देखा होगा, इनका AUM भी बढ़ा है, पैट बढ़ा है, और एक बड़ा रीज़न जो हमेशा लास्ट क्वार्टर्स में बता के भी गए हमें मैनेजमेंट भी, वो जो गोल्ड सेगमेंट में जो गोल्ड प्राइजेस और गोल्ड ऑफटेक का फायदा, वो आई थिंक ये क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। गोल्ड लोन जो है एक अच्छी कैटेगरी है, बहुत जबरदस्त ग्रो कर रही है। करेक्ट। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अविनाश से मैं इस पे एक व्यू भी लूंगा कि गोल्ड लोन एक्चुअली बिजनेस लोन होता है। बहुत कम हिस्से का लोन जो है, 100 में से कितने लोग अपना गोल्ड घर का गिरवी रख के आईफोन खरीदते हैं या अपना कोई शौक पूरा करते हैं। ज्यादातर ये बिजनेसमैन है, मिड MSME लोग, क्योंकि गोल्ड एकदम लिक्विड होता है। तुरंत आपने 25 लाख का गोल्ड दिया, आपने 20 लाख लोन लिया, और जो ऑर्डर आप लेना चाहते हैं जिसके लिए माल खरीदना है, वर्किंग कैपिटल तुरंत ले लिया। अगर आप देखेंगे ये मतलब अब अनफॉर्चुनेट है कि हमें आज भी हमारे MSMEs को गोल्ड देके तुरंत पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये डेमोक्रेट हो जाएगा। यूग्रो, कैप्री ग्लोबल और IDFC फर्स्ट बैंक, ये MSMEs में इतना जबरदस्त काम कर रही है। एक्सप्रेस लोन, ओके, और इस वजह से मुझे लगता है कि इन तीनों नावों पे आपको फोकस करना चाहिए। MSME बूस्ट करेगा। 64 लाख MSME है इंडिया में, वो बता के गए थे ना। हाँ, यूग्रो वाले बता नहीं, ये आपका SFB जो मैनेजमेंट आया था हमारे यहाँ, SBFC थर्सडे को, वो बता के गए 64 मिलियन ये आपका MSME है, जिसमें से 8% को सिर्फ 8% है फॉर्मल क्रेडिट मिलता है जिनको। बाकी सब लोग यही गोल्ड लोन वगैरह दे दे के बेचारे लोन लेते हैं। एनीवेज, अगर ये MSME का खेलना है प्ले, तो आपके हिसाब से अविनाश बेस्ट प्ले कौन सा होगा? IDFC या कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक या इस तरह की MSME टाइप कोई लेंडर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, बेस्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 2-3 नाम तो मेरे नज़र में आते हैं। पहले तो IDFC फर्स्ट बैंक है, जिन्होंने MSME में बहुत पहले इनिशिएटिव लिया था और उसका फ़ायदा बैंक को मिल रहा है। यहाँ पे जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, अजय, जैसे आपने सही कहा कि जो रनवे है ग्रोथ का वो बहुत बड़ा है। अगले 3-5 साल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि MSME इस कंट्री का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा GDP ग्रोथ जो है वो ज़्यादातर इनके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, कैप्री ग्लोबल जो आपने कहा कि बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाने, अभी ये काफी एग्रेसिवली गोल्ड का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लग रहा है कैप्री और IDFC फर्स्ट बैंक पे नजर रखिए। और अभी जो एक IPO बंद हो गया था SBFC, ये यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा फोकस इनका MSME सेक्टर में। तो ये भी स्टॉक जब लिस्ट होगा तभी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक यूनिक स्पेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट स्पेस है, लेकिन जहाँ पे भी कंपनी अपने ऑपरेशंस यहाँ पे स्टेबलाइज करती है, वहां पे ग्रोथ मोमेंटम काफी तेज से आएगा। तो आई वुड से दैट IDFC फर्स्ट, कैप्री ग्लोबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्टेड स्पेस, और SBFC जो बहुत ही जल्द लिस्ट होने वाला है, वहां पे फोकस रखिए। मुझे लग रहा है ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया। इस जवाब के लिए शिवांगी शारदा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी। शिवांगी, आपके साथ शुरुआत करेंगे स्ट्रेट अवे आपके ट्रेडिंग कॉल से। बताइए कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप दांव लगा रही हैं आज?
जी बिल्कुल, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो सीमेंट स्पेस में से है। हम देख रहे हैं कि इंडिया सीमेंट जो है वीक ऑन वीक बेसिस कंटिन्यूअसली अपने बेस को हायर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है और एक थोड़े सॉफ्ट डिक्लाइन्स के बाद अब वापस स्टॉक जो है तैयारी कर रहा है अप मूव के लिए। डेली बेसिस में हमने देखा है कि शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं यहाँ स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 235 के लक्ष्य के लिए 220 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। हम देख रहे हैं कि अशोक लेलैंड जो है इसमें अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है स्टॉक। हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे ऑटो स्पेस में और एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब डेली फ्रेम में निकल रहा है, तो कि एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 190 के लक्ष्य बन रहे हैं 178 के स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ओके, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स और हो गए हैं। आप इनको भी नोटिस करके रखिएगा। सीमेंट कंपनीज में अभी भी रुक रुक के बाइंग आपको देखने को मिल रही है। अब क्या खबर है, एक और हमारा खास सेगमेंट है, वो बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, वोल्टास जो है फोकस में रहने वाले और हमारी चैनल चेक से पता चल रहा है कि रफली 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर जो है उनके रूम एसी कैटेगरी में जो है उसमें बढ़त देखने मिल सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो करंटली उनका ऑलमोस्ट 21.6% मार्केट शेयर जो है रूम एसी कैटेगरी में देखने मिला है और ये मार्च के नंबर्स हैं। लेकिन याद रखिए जो 4th क्वार्टर के नंबर्स आए थे लास्ट टाइम, वहाँ पे कंपनी ने कहा था कि थोड़ी सी मार्केट शेयर लॉस देखने मिली है। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है कि मार्केट शेयर गेन की लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स के लिए। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो अगस्त 2022 के जो आंकड़े हैं वहाँ से देखें तो अभी भी स्टॉक 22% गिरी है। हालांकि थोड़ी वॉल्यूम बाइंग देखने मिली है 750-760 लेवल्स में। और यहाँ पे जो Q1 रिजल्ट्स है वो अगस्त 11 को आने वाली है और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऑफकोर्स जो रूम एसी सेगमेंट है वहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि अनसीजनल रेन्स देखने मिली है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन जो उनकी कैपिटल गुड्स की बिजनेस है जो EMPS सेगमेंट कहते हैं वहाँ पे 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ का अनुमान है। इसके अलावा अहम ट्रिगर में रिसेंटली कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाले सदर्न मार्केट्स में उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में उसमें जो है इंपॉर्टेंट सिनर्जीज आगे देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये शरद ने आपको वोल्टास के बारे में पूरी जानकारी दे दी। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले भी हमने डेरिवेटिव सेगमेंट में आपको ये शेयर बताया था और उस समय इसकी कीमत थी 801 रुपये। आज ये बंद है 823 रुपये पे। तो 23 रुपये का गेन ऑलरेडी आपके अकाउंट में आया ही हुआ होगा अगर आपने लिया। अगर नहीं लिया तो अभी भी इस खबर के सारे शेयर में चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमने चार्ट के जरिए भी आपको बताया था कि वोल्टास का क्या शानदार ब्रेकआउट है और धीरे धीरे करके अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 मिनट रह गए मार्केट के ओपन होने में भी। वो माक्षी को जोड़ते हैं बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस के लिए। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है डिलीवरी के ऊपर। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डिलीवरी मजबूत 18 से 20% रेवेन्यू कैगर सस्टेन कर पाएंगे लंबी अवधि के लिए। मीडियम टर्म पर उन्हें नज़र आता है कि ईबिट मार्जिन्स करीब 5 से 6% पर एक्सपेक्टेड है, एसेट टर्न 3 to 4 टाइम्स के साथ। ओवरऑल उन्होंने डिलीवरी को डाउनग्रेड ज़रूर किया है ओवरवेट की राय से इक्वल वेट की राय पर, मगर ये लार्जली है वैल्यूएशंस के चलते। इनफैक्ट उनका कहना है कि इंक्रीमेंटल मार्जिन्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं आगे चलते और ओवरऑल उनकी तरफ से अगर हम देखें तो उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 415 से बढ़ाकर 460 दिया है। तो लार्जली मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डिलीवरी पर इक्वल वेट की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 460 के साथ। ठीक है, तो ये तो हुई डिलीवरी पर एक स्ट्रॉन्ग बिग बोल्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट जो कि टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने 415 से बढ़ाकर 460 कर दिया। नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और यहाँ हम टेक्निकल राय भी आपको व्यूअर्स को दे रहे हैं। शुक्रिया हिमांशी ये स्टॉक बताने के लिए, रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां आज ट्रेड पॉसिबली दिख रहा है और इनमें 200 DMA के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स, उसमें रिलायंस भी है। रिलायंस एजीएम से पहले, जैसे अभी सुबह अजय भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि नंबर्स एजीएम से पहले एक मूव पे रहता है और शुक्रवार को हमने देखा भी कि वहां पर अच्छी मूव्स दिख भी रही थी। रिलायंस क्या आज एक स्ट्रॉन्ग काउंटर हो सकता है? क्या ये हैवी लिफ्टिंग कर सकता है आज के लिए या फिर एक पोजिशन व्यू रख सकते हैं? कुछ टेक्निकल चार्ट्स बताएं एक बार।
प्रियंका, लाइक द लास्ट पार्ट दैट यू आस्क्ड, व्हिच इज कि इसका जो पोजिशनल व्यू है ये क्या है। देखो 2450 का जो लेवल है, जब तक रिलायंस होल्ड करता है पोजिशनली मेरे लिए बाय रहेगा, बाय ऑन डिप्स रहेगा। यहाँ पे आप अगर फ्रेश पोजीशन लें तो 2625 के पहले टारगेट के लिए एंड 2750 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रहें। ऑल इन ऑल मुझे इसका सेटअप अब यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद पॉजिटिव नजर आता है। तो ऐसा सेट जब तक 2450 होल्ड करता है रिलायंस बिल्कुल आपके लिए बाय ऑन डिप्स रहेगा। ओके ठीक है, 1 मिनट रह गया मार्केट के ओपन होने में। फटाफट से आपके सामने सारे शेयर्स भी रखते हैं और मार्केट के फ्रीज लेवल भी आपके सामने रखते हैं। एक बार जरा निफ्टी के फ्रीज लेवल लेके आइए। 60 पॉइंट ऊपर खुलेगा आज निफ्टी, 500 के ऊपर क्लोज हुआ, 500 के ऊपर ओपन हो रहा है, 600 नहीं मिल रहा। हाँ, दूसरा सेंसेक्स आप 65,800, बैंक निफ्टी के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि 44,800 बचा रहे। ये सारे लेवल्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक रेंज के अंदर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इसलिए लेवल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 44,993 पे बैंक निफ्टी है। अब आते हैं पेटीएम पे रिगार्डिंग थोड़ी बहुत एक खबर आई थी आपको ध्यान है, विजय शेखर ने 10% हिस्सेदारी और खरीदने की बात की अंट फाइनेंशियल्स के अंदर, तो वो खबर की वजह से आज पेटीएम अच्छा खुल रहा है। इसके अलावा डिलीवरी पे भी एक खबर है, आप उस पर भी एक देख पा रहे हैं, उसके अंदर अच्छी ओपनिंग है। तो पेटीएम, डिलीवरी, ये दोनों जो नए एज के जो शेयर्स हैं, इन दोनों के आज आपको अच्छी ओपनिंग होती हुई दिखेगी। आ जाते हैं फटाफट से निफ्टी का टॉप गेनर कौन से बनने जा रहे हैं। M&M करीब 1% के गेन के पास खुलेगा। SCL टेक खुलेगा आज करीब 1.1%, NTPC खुलेगा 0.1% गेन के साथ। तो मार्केट अभी ओपन कर रहा है, कमजोरी में थोड़ा सिप्ला वगैरह आपको शेयर दिख जाएंगे। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ खुले हैं, स्ट्रॉन्ग नोट पे खुला है बाजार और इन डेप्थ खुला है, अच्छा खुला है, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में अच्छा फर्क भी है। और दूसरा 38 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 19,500 550 के आसपास है। ध्यान रखा जाए जब तक 650 पार नहीं होगा ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, और जब तक 300 नहीं होगा तब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसके बीच में चर्न करेगा। निफ्टी बैंक खुला तो पॉजिटिव था लेकिन धीरे धीरे अपनी बढ़त को वापस खोते हुए ये सेटलमेंट का एक पार्ट है, यानी कि शुरुआत में सौदे कटते हैं जिन्होंने शुक्रवार की डिलीवरियां उठाई होती हैं, तो कई बार ये झटका लगने के बाद फिर से बाजार अपनी रिदम दिखाता है। 10-15 मिनट समय जरूर देना चाहिए। आ जाते हैं फटाफट से गेनर्स पे, बाजार को आज कौन मजबूत कर रहा है आपकी स्क्रीन पे वो शेयर लेके आते हैं। पहले दिखाइए जरा M&M, दूसरा दिखाइए SCL टेक, तीसरा NTPC, चौथा बजाज फाइनेंस। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में आपको अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सिप्ला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, HUL, ये कुछ एक शेयर हैं जो शुरुआत में आपको थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। 43 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी निफ्टी 19,500 के आसपास बना हुआ है। पेटीएम और डिलीवरी, दोनों शेयर्स को आप न्यू एज कंपनीज के तौर पर भी चेक कर सकते हैं। फटाफट से आ जाते हैं इसके अलावा और कौन कौन से शेयर हैं जो आज मजबूती दिखाएंगे। सैनोफी के अंदर आप देख पा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिला है। HFCL, KRBL जैसे शेयर्स भी आज शुरुआत में अच्छी बढ़त दिखाते हुए आपको दिख रहे हैं। IT का बोलबाला, जिसे मैं शुरुआत में भी आपसे कहा था, टेक महिंद्रा, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ज़्यादातर IT कंपनी इंक्लूडिंग एम्फेसिस जो आज मितेश ने भी कॉल दिया, ये ज़्यादातर शेयर्स आज आपको ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो सेक्टोरली भी आज IT आपको थोड़ा ठीक दिखेगा। ये ज़्यादातर शेयर हमने आपके सामने रखे। 61 पॉइंट की बढ़त अभी निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है। पहले सेटलमेंट के बाद अब बाजार ठीक होता हुआ दिख रहा है आपको। वापस से हीट मैप जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप सिप्ला, एशियन पेंट और ब्रिटानिया, तीनों के अंदर लाल निशान है, लेकिन गिरावट में सिप्ला सबसे ज़्यादा 1% से ज़्यादा और सब में गिरावट कम है। प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर्स और मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। चलिए बिल्कुल, मिड कैप में आपको मैक्स हेल्थ के जैसे स्टॉक्स, वहाँ एक अच्छा रिबाउंड दिख रहा है, 3-3.5%, अच्छा खासा टूट भी चुका है पिछला पूरे हफ्ते। IEX में कार्बन क्रेडिट बिजनेस की भी एक न्यूज़ थी और ओवरऑल भी आप देखें कि यहाँ पे एक रिकवरी ट्रेड अब तक प्ले हो रहा है। 1% की मूव आया। पूना वाला फिनकॉर्प आज भी 2% ऊपर है। पिछले हफ्ते इसमें एक अच्छी मूव थी और इनफैक्ट जहाँ जहाँ नंबर्स भी अच्छे, LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अच्छे आए थे वहाँ मूव है। वोल्टास में भी आपको एक अच्छा रिकवरी ट्रेड अब दिखना शुरू हो गया पिछले हफ्ते से, यहाँ पर भी एक मूव दिख रहा है। जुबिलेंट फूड में भी आपको 1.5% की आज तेजी दिख रही है और थोड़े सॉफ्ट जो हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। डिक्सन जैसे स्टॉक जहाँ अच्छी मूव थी 4-4.5% वो नीचे है। आदित्य बिरला के नंबर्स थोड़े से बाजार की स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम थे, 2% की गिरावट वहाँ है। नवीन फ्लोरीन जैसे काउंटर्स में भी एक मूव आई है, एक डिप को बाय हुआ है जितने भी केमिकल स्टॉक से लास्ट वीक, लेकिन अब फिर से आप वहाँ प्रेशर देख रहे हैं। बालाकृष्णा के नंबर्स थोड़े वीक थे तो वहाँ पर आप एक इम्पैक्ट देखा और फोर्टिस का भी नंबर्स के बाद इम्पैक्ट। और रॉय नंबर्स के बाद से ही वीक ही है। इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी आपने पिछले हफ्ते देखा वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, स्पेशली जो चले हुए रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस है, आपको सॉफ्टनेस नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट को लेके आइए।
एक ओपनिंग ट्रेड का समय हो चुका है। जल्दी से एक राउंड ऑफ ओपनिंग ट्रेड सबसे ले लेते हैं और शुरुआत करेंगे शिवांगी से। शिवांगी बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड कहाँ नजर जा रही है आपकी? जी मेरी नज़र है आईटी स्टॉक पे। जिस तरह से केपीआईटी जो है फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, काफी शानदार रूप से यहाँ पे इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। अपने हर्डल जोन्स के ऊपर अच्छी तरह से होल्ड भी कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1220 के लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं, 1150 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। ये आपका पुराना फेवरेट है, अच्छी रिकवरी जी हाँ इसने दी है। आगे चलते हैं, कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? मुझे इंसिडेंटली आज मेरे स्टॉक्स भी स्टॉक पिक्स जो थे वो डिस्कस नहीं हुए, तो आई थिंक वही मेरे ओपनिंग ट्रेड करे क्वालिफाई हो जाएंगे। पहला है कैनफिन होम्स। यहाँ पे अब हमें एक जो बॉटम फॉर्मेशन है वो नजर आ रहा है। 2 से 3 दिन हो गए जब स्टॉक ने अपने 720 के लोस को सस्टेन किया, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इवन इन नेगेटिव मार्केट। तो 755 770 के 2 ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए इसे बाय करें। 715 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो इससे विपरीत है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच इज कैप्लिन पॉइंट लैब। इस स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त है, बनी हुई है, आज भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिली है। तो 975 और 1000 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए इसे बाय करें। 925 स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स जो है हमने हमारी एडवाइजरी में क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। शानदार, कैप्लिन पॉइंट और कैनफिन होम्स। आगे बढ़ते हैं, जय आपका ओपनिंग ट्रेड? तो कोइंसिडेंटली मेरा पहला केपीआईटी टेक था पर डिस्कस हो चुका है, इसलिए अभी दूसरा है स्टर्लिंग विल्सन सोलर, जो एसडब्ल्यू सोलर के नाम से जाना जाता है। अभी 406 का भाव है, 400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 420 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टर्म। ऑल्सो ये स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है पिछले कुछ समय से। डेली चार्ट पर इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है। ऑल्सो ये स्टॉक में हम विथ वॉल्यूम अच्छा टारगेट्स देख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पिछले बहुत टाइम से हर क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और कंटिन्यूसली ये स्टॉक अच्छा एक मूव दे रहा है। तो एसडब्ल्यू सोलर पर बाय होगा 420 के टारगेट्स के लिए, और 395 का हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर चल सकते हैं। एसडब्ल्यू सोलर को 900 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला था फ्राइडे को, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि बड़े ऑर्डर्स इनकी तरफ आना शुरू हो गए। प्रशांत, आपके ओपनिंग ट्रेड? जी अजय जी, पिछले सोमवार को मैंने जेटीएल इंडस्ट्रीज 370 पे रेकमेंड किया था। अभी ये 402 चल रहा है, 10% की मूव आ चुकी है। मैं इसको फिर से ऐड करने की सलाह दूंगा इस लेवल पे भी। अभी जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो पिछली बार की जो एंट्री उसके जस्ट ऊपर 375, सो प्रीवियस पोजीशन आप ट्रेल करोगे और फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हो। यहाँ से जो टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं वो 440 से लेके 450 तक के होंगे। ठीक है, मितेश आपकी नज़र कहाँ पे है ओपनिंग में? आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, आई थिंक 973 पे 960 के स्टॉप लॉस से 973 के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए। 980 990 का इंट्राडे और कल के लिए का टारगेट है। क्या मितेश, लगे हाथ फिर पेटीएम भी बता दो। आज गैप तो छूट गया, लेकिन गैप के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, पेटीएम का जहां तक सवाल है, आई एम ऑफ द व्यू के डिम्पी जी, जब तक 816 क्रॉस नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब तक ये स्टॉक जो है वो एक बहुत ही बड़ी बढ़त नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां से एक सप्लाई साइड आ रहा है। तो आज की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 816 के ऊपर क्लोजिंग आ गई डिम्पी जी, तो बाद में अगले एक वीक में शायद ये स्टॉक 915 से 950 तक जा सकता है। ओके, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। ये तो हुए ओपनिंग ट्रेड्स। अब जिन स्टॉक्स में अच्छी मूव आ रही है, क्या वो पॉसिबल ट्रेड्स भी हैं यहाँ पर? बैंक आईटी काउंटर्स को कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने रिफ्लेक्ट किया, लेकिन निफ्टी पर इस वक्त जो आपको क्योंकि थोड़ी सी जो एक सॉफ्टनेस एकदम खुलते ही दिखी थी, वो थोड़ी सी डिप बाय भी हुई है, और इस डिप में आपको कुछ स्टॉक जो स्ट्रेंथ के साथ वापस दिख रहे हैं, जिनमें मूव स्ट्रॉन्ग हुई है, वो एमएनएम है। एमएनएम इस वक्त 2.5% की तेजी के साथ है, रिलायंस आधे % की तेजी के साथ है, और हिंडाल्को, आज सुबह हिंडाल्को तो खैर डिस्कस भी हुआ था, और एलटीआई माइंडट्री। क्या एलटीआई माइंडट्री भी रडार पर रखना चाहिए कुछ? बिल्कुल, बट मैं कहूंगा कि इसको आप इनिशिएट बाय करें जब ये क्रॉस कर जाता है आपका 49 80 का जो लेवल है, 10 से 15 पॉइंट दूर है यहाँ से। 50 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन साथ ही साथ पिछले 5 दिनों का भी जो रेजिस्टेंस जोन है वो यही बन के आ रहा है। सो नॉट टू फार, 10 से 15 पॉइंट है, 49 80 49 85 के जो लेवल्स हैं, ये जब क्रॉस हो जाए तब फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। एक अच्छा खासा डिप आया है बॉटम से, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4875 और 4900 का जो लेवल है, इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
उसके साथ होल्ड करें। फ्रेश बाइंग जैसा मैंने कहा कंडीशनल रहेगा, विल ओनली बी अबव 49 85 काइंड ऑफ जोन्स। शिवांगी, एमएनएम में आरबीएल बैंक के बाद जो स्टेक के बाद जो एक न्यूज आई थी उसके बाद एक इम्पैक्ट आया था, अब वहां से रिकवरी ट्रेड भी स्ट्रांगली दिख रहा है। 2.5% की तेजी एमएनएम में है, नंबर्स भी अब आ चुके हैं। क्या यहाँ पर फर्दर गेन्स के लिए, ट्रेडिंग गेन्स के लिए आप एंटर करेंगे इन लेवल्स पे? जी बिल्कुल, एमएनएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली स्ट्रक्चर जो है अब नेगेशन देखने को मिल रहा है लोअर लोज का। तो यहाँ पे एक अच्छे अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अपने एक कंसोलिडेटिव रेंज से निकलने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी ये मानना रहेगा कि यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 1505 के आसपास। तो अगर वो 1505 अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल्स जो है 1560 के बनते हुए दिखेंगे। तो ये लेवल एक क्रॉस होता है तब हम एक बाइंग स्टांस ले सकते हैं स्टॉक में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू वॉच आउट विल बी 1470। उसके बारे में बात कर लेते हैं। डाबर को लेके आए एडिटर साहब। डाबर, प्रशांत, फ्राइडे को डाबर में एक बहुत बड़ा हमने सर्च देखा था, करीब करीब 5-6% का। हो सकता है इसलिए आज इस समय वो अनवाइंड हो रहा हो, लेकिन क्या डाबर बाय ऑन डिप स्टॉक बन गया है? जी मुझे लग रहा है अगर हमें इस सेक्टर में स्टॉक पिक करना है अजय जी, तो डाबर डेफिनेटली एक सपोर्ट के नजदीक है। अगर हम देखें जो 545 का लो बना है वो एक सपोर्ट है, तो वो हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट लेवल पे देखना चाहे, कंजर्वेटिव बायर हो तो इस लेवल पे बाय कर सकता है। बट जो मोमेंटम चाहते हैं इस सेक्टर में, तो मेरा पिक होगा जुबिलेंट फूड्स। अभी ये एक बहुत स्ट्रांग लेवल के ऊपर शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी, जो वीकली क्लोज था। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे इस लेवल पे या हर डिप पे पोजिशनली आप बाय कर सकते हो। आपका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली वो होगा 505 क्लोजिंग बेसिस। यहाँ से ये स्टॉक मुझे लग रहा है 560-65 के जोन तक बहुत कंफर्टेबली आप जा सकते। एक और स्टॉक आईटी रिलेटेड स्टॉक है, वो एग्जैक्टली आईटी स्टॉक नहीं है, मैपमा इंडिया टेक्नोलॉजी कंपनी है। धमाकेदार नंबर्स और अच्छा अपमूव आज दिखाई दे रहा है। जय, जरा मैपमा इंडिया के चार्ट देख के बताएं, हाथ से निकल गया है ये या 1500 तक मिलता है तो वापस एंट्री लेनी चाहिए? अभी जो पैटर्न दिख रहा है डेली चार्ट और वीकली चार्ट पर, तो मुझे लग रहा है इसमें काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिखाया है। इवन हम डेली चार्ट पर देखें तो काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न बन रहा है उसका भी ब्रेकआउट है। ऑल्सो ये कंटिन्यूअसली अपर ट्रेंड में, अपर रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम प्ले ले सकते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो एक मोमेंटम प्ले या ट्रेडिंग आइडियाज के हिसाब से इसमें प्ले एक खेल सकते हैं। अराउंड 1800 का टारगेट मुझे लग रहा है। सो थोड़े पॉइंट्स के लिए हम खेल सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी पड़ेगी, क्योंकि काफी बढ़ चुका है। 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर काफी 400 पॉइंट जितना बढ़ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्टॉप आना चाहिए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए ये स्टॉक में इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। और ट्रेडिंग के लिहाज से आपको एक छोटा सा ऊपर के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हो। ये हो गया मैपमा इंडिया। ये जीआर इंफ्रा को लेके आए डॉक्टर साहब। ये ठेकेदारी वाले स्टॉक्स अभी भी काफी अच्छा मूव दिखा रहे हैं। जीआर इंफ्रा उसमें से एक बहुत शानदार कंपनी है। मितेश, जरा जीआर इंफ्रा के चार्ट देख के बताइए। देखिए, जहाँ तक जीआर इंफ्रा का सवाल है, स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन जोन में है। मल्टीपल इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1360 के ऊपर। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक एक स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये क्रॉस हो जाता है 1360 ऑन वीकली बेसिस, तो एक बहुत ही बड़ी अपसाइड इसमें खुलेगी। और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस आता है तो वो 1600 रुपये का आता है। सो आई थिंक 1360 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग टारगेट है 1600 का। तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर 1360 के ऊपर अगर स्टॉक बन जाता है, उसके बाद ही पोजीशन इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि वो कंसोलिडेशन जोन में है, और कितना कंसोलिडेशन जोन लंबा चलेगा वो हमें पता नहीं है। सो 1360 के ऊपर ही इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1300 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट आपका रहेगा 1600। ठीक है अविनाश सर, ये भारतीय एयरटेल पे आपका टेक क्या है? क्या अभी भी लेना चाहिए या फिर जिनकी पुरानी खरीदारी है सिर्फ उन्हीं को रहना चाहिए? जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा करेक्शन है तब भारतीय एयरटेल के अंदर आना चाहिए, या फिर इस रेट पे भी आ सकते हैं? मैं थोड़ा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काइंड पर्सन हूँ। नहीं, आई थिंक डिम्पी भारतीय एयरटेल में पोजीशंस रिटेन करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो ये परफॉर्मेंस अभी Q1 का आ गया है उसमें नाइजीरियन जो करेंसी का
डीवैल्यूएशन से ज्यादातर प्रॉफिट का इम्पैक्ट हो चुका है। ये इवेंट हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में आएगा, और सबसे बड़ी बात आरपू 200 रुपए के आसपास पहुंचा है, तो ये एक बात का संकेत है कि प्राइसिंग पावर टेलीकॉम सेक्टर में वापस आ चुकी है। प्लस 5G का रोल आउट हो जाएगा तो और वैल्यू एडेड सर्विसेज आएंगे। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे भी अगर किसी को खरीदना है लंबी अवधि के लिए तो अच्छा मौका है, और जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है सेकंड क्वार्टर मार्केट को शायद पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा कंपेयर टू क्वार्टर। आपने जुबलेंट फूडवर्क तो दे दिया प्रशांत, थोड़ी देर पहले हमने भी इसको डेरिवेटिव कॉल के जरिए आज दिया था। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है जो आगे चल के चलेगा। अभी चल भी रहा है 3 से 4 रुपये एक शेयर। मेरे को ज़रा आपसे और पता करना है, एक बार ज़रा आप एल्कॉन इंजीनियरिंग को देखिए, कैश का शेयर है एल्कॉन इंजीनियरिंग। इस शेयर में कोई ट्रेड है तो फिर बताइए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ये 800 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है। ये एक पोजिशनल पिक, इनफैक्ट वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स इन द मार्केट रहा है, और ऑलमोस्ट एक अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें मल्टी एक्स रिटर्न्स इसने दिए। अभी के लेवल पे अगर बात करें तो मुझे लग रहा है 770 770 आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, और यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए तो मेरे हिसाब से वहां पे गैप सपोर्ट है, तो यहाँ से करीबन 840-50 तक के लेवल कंफर्टेबली दिखा सकता है। एल्कॉन इंजीनियरिंग पे ये व्यू। लेकिन इस बीच कुछ और काउंटर्स जो तेज हुए हैं फिर से, पावर स्टॉक्स में आपको आरईसी जैसे काउंटर्स में मिड कैप स्पेस में आपको वहां पे फिर से एक मूव दिखी है। पावर स्टॉक्स तो खैर स्ट्रॉन्ग चल भी रहे हैं, और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में अच्छा मौका मिला भी पिछले हफ्ते जहां अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी। कोई पावर स्टॉक ऐड करेंगे यहाँ पर प्रशांत? जी प्रियंका, पीएफसी आरईसी काफी स्ट्रेस्ड है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा। ये जो बोलते हैं फाइनल लीग ऑफ रैली होता है, फाइनल लेग ऑफ रैली, तो यहाँ पे मैं इमोशनल जंप इन नहीं करूंगा। एक स्टॉक पे अपडेट जरूर दूंगा, एंड आई थिंक पुश वुड डेफिनेटली सपोर्ट मी इन दिस। वो होगा एचबीएल पावर। अगर आपको याद है इस चैनल पे बार बार 40, 50, 45, 55, 90 हर लेवल पे बाय दिया है। कुछ ने भी इसको 100 पे बाय दिया है। वहां से अगर हम इनिशियल बाइंग से दें, ऑलमोस्ट ये एक साल के अंदर 4x रिटर्न हो चुके हैं। मेरी सलाह इस स्टॉक के बारे में होगी, आप इसमें बिल्कुल बने रहिए इस स्टॉक में, और कभी कभी अपडेट देना भूल भी जाओ। मुझे लग रहा है अभी आपका स्टॉप लॉस होगा वो डीप रखिए, 180 पे रखिए और बने रहिए। मुझे लग रहा है कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे तो भी इसमें कोई भी डिप आए आप कर सकते हो, आउट परफॉर्म कर सकता है। और उसी के साथ रेलवे स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, जैसे मैंने आज के पिक्स में टेक्सरेल दिया हुआ है। एब्सोल्युटली नहीं प्रशांत, हमें आपकी एक कॉल याद है, शानदार कॉल एचपीएल पावर। प्रशांत ने भी कई बार बोला, इनफैक्ट कुछ ने भी दिया, पर प्रशांत ने और पहले भी दिया था, और आई थिंक 100-125 के लेवल से आप ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज समय देने के लिए भी, एंड बीइंग ऑन द शो आल्सो विद अस। ठीक है, और टेक्स मैक्रो रेल पर आप इस वक्त एक व्यू बना रहे हैं अपना, यहाँ रडार पर रखा है आपने स्टॉक। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स में जिस तरह की तेजी बनी हुई है, सन फार्मा ऑलरेडी अब 1150 के लेवल पर है। क्या यहाँ पर लार्ज कैप में और कोई फार्मा स्टॉक्स जो ऐड करने हो, उसमें डिवीज, सन फार्मा, कौन सा एक स्टॉक जिन्होंने एंटर नहीं किया वो ऐड कर सकते हैं? एक बार ये सवाल जय से लेते हैं। जय, कोई फार्मा स्टॉक होगा आपके रडार पे लार्ज कैप? तो लार्ज कैप की बात करें तो लुपिन थोड़ा अच्छा लग रहा है आज, बिकॉज एक मूव इसने अच्छा दिया, कंटिन्यू कर रहा है ये मूव। फ्राइडे को लग रहा था कि शायद से रिट्रेस देगा, बट इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में, तो लुपिन पर एक अच्छा व्यू बन के आ रहा है। ऑल्सो दूसरा सन फार्मा पर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं वही, बिकॉज दो जो स्टॉक्स है, इवन लुपिन, सन फार्मा और सिप्ला, ये तीनों पर मेरी एक अच्छी बुलिश व्यू है। सिप्ला भी मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है बहुत टाइम, तो ये स्टॉक भी मेरे रडार में है। ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक फ्लैग पोल पैटर्न का आया, पर ब्रेकआउट अभी तक नहीं है, तो एक ब्रेकआउट की वेट करेंगे अराउंड 1230 के ऊपर। जब ये 1230 के ऊपर जाएगा सिप्ला, तो उसके ऊपर वापस से एक अच्छा अपमूव दिख सकता है ये स्टॉक में, जो 1330 तक का एक्सटेंशन दे सकता है। तो सिप्ला और लुपिन दोनों पर मेरी एक अच्छी बाय करने की राय रहेगी, जो और सन फार्मा पर जो कंटिन्यू है अराउंड 1230 के लेवल, उसके लिए एक टारगेट रख सकते हैं सन फार्मा। ठीक है, आप अगर एक बार इंडिया विक्स को वापस से दिखा पाए तो करीब 7% का राइज हुआ है। आज खुलते से ही इंडिया विक्स 7% ऊपर है। ये इंडिया विक्स अपने मल्टी ईयर बॉटम पे है, लेकिन एकदम से शूट हुआ है ये 7% का। आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी बाकायदा लाल निशान में आई। हमने आपके लिए चार्ट इसलिए ड्रॉ किया डेली बेसिस पर। 2023 से जब से शुरू हुआ, अब हम अगस्त 8वें महीने में आ चुके हैं, एक बार भी हमने इस वाली लाइन को पार नहीं किया, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अटेम्प्ट हुई थी मार्च में, लेकिन वो फेल हुई, यानी कि अब तक हम अपने कंफर्ट लेवल को एंजॉय करते जा रहे हैं। अभी भी वो कंफर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ये होगा कहाँ पे, मैं ये भी बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सतर्क रहें। ये 13.5 पे होगा।
अभी 11:30 चल रहा है, इसलिए लॉन्ग शॉट वाले बिल्कुल अपना ध्यान रखें कि किस किस की पोजीशंस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बनी हुई है। ये एक पॉइंट मेरे को रेस करना था। दूसरा, बैंक निफ्टी बार बार अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स को तोड़ता है, फिर से वो 44,800 पे आ गया। अगर ये जाएगा तो फिर से गिरावट और बढ़ सकती है। ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह हमने सुबह भी कहा था, दोनों लोगों के लिए ट्रेड खुले हुए हैं। 44,800 के ऊपर डिप्रेशन की गोलियां और 44,800 के ऊपर एग्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी। ये इंडिया विक्स कुछ TLC जैसा है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कितना है ये विक्स बता रहा है। अभी थोड़ा इन्फेक्शन है, रुक जाइएगा, एग्रेसिव होकर ट्रेड मत कीजिए, शांति बरतिए। अजय, डिप्रेशन की गोलियां तो सुना था, ये अग्रेशन की कौन सी गोलियां आजकल आप खा रहे हैं? लीगल है ना? ये मार्केट में चलती हैं अजय, अग्रेशन और डिप्रेशन की गोलियां मार्केट की गोलियां। भैया थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने आपको बोला था कि SBI में थोड़ी सी नरमी आ सकती है। SBI का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, आपको लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये साथ में BOB को भी नीचे लेके आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक लेके आइए, BOB, कैन बैंक, ये पूरा जो PSU बैंक का पूरा हिस्सा है थोड़ा नरम है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया तो नीचे से रिबाउंड किया है, बट ये एक हिस्सा नरम बना रह सकता है। कुछ एक स्टॉक आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आप चार्ट्स देख के बताएं, क्योंकि नया रेडार पे आया है, ये कह लीजिए आप। अगर आप, क्योंकि ये एक्सचेंजेस, आपको पता है कि मैं वीकेंड में तो एक्सचेंजेस को खंगालता रहता हूँ, कोई चीज़ मिस कर जाए। वो स्टॉक है ब्लैक बॉक्स, आज 8% ऊपर है। नाम थोड़ा सा अतरंगी है ब्लैक बॉक्स, तो मालूम चला कि ये एक ऐसी कंपनी है जो डेटा सेंटर्स सेटअप करती है विदेशों में। इसका पहले नाम AGC नेटवर्क हुआ करता था। वॉल्यूम कम है, पहले ही कैविएट बता दूं मैं। और इसके जरा चार्ट चेक करके बताइए। और ये जो पुरानी डेटा सेंटर वाली प्ले है जो आपने भी अच्छे टाइम पे हमने डिस्कस किया, अनंतराज, वो भी डेटा सेंटर की वजह से ही चला है पिछले 6-8 महीने में। अगर आप देखिए तो ब्लैक बॉक्स और अनंतराज दोनों एक तरह से डेटा सेंटर प्ले हैं। ब्लैक बॉक्स में हुआ ये कि एक्सचेंजेस पे अनाउंसमेंट आया है फंड रेजिंग का, उसी से मेरा ध्यान गया वहां पे। दोनों के चार्ट्स देख के बताएं। तो जी पहली तो मैं कह लूं कि ये तो चलिए आज का एडिशन हो गया इन अजयस वॉच लिस्ट मेरा। तो ये तो मैं स्टॉक डेफिनेटली मेरे आपके नाम की जो वॉच लिस्ट है उसमें ऐड करके ट्रैक करूंगा। बट हाँ, अगर मैं इसको चार्ट्स के हिसाब से ही देखूं तो एक कंसोलिडेशन चल रहा था ड्यूरिंग द मिड पार्ट ऑफ दिस ईयर, और एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमने देखा था। अब वॉल्यूम्स थोड़े से म्यूटेड हुए हैं, लेकिन इसका जो अपमूव है ये कंटिन्यू हो रहा है। अगर मैं RSI पे देखूं और MACD पे देखूं तो भी यहाँ पे मुझे एक बुलिश अप ट्रेंड ही यहाँ पे नजर आ रहा है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छे मूव के बाद जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। मेरे लिए यहाँ पे इनिशियल टारगेट जो है ये 240 का निकल के आ रहा है, दूसरा जो है 265 का निकल के आ रहा है। नाउ एज यू सेड इट्स रिलेटिवली लेस डिस्कस्ड स्टॉक, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास पोजीशन हो या फ्रेश भी लेना चाहें तो 200 का इसके एक सपोर्ट जोन है, प्लस यही एक जोन है जहां पे 200 से 205 का, जिसके पास स्टॉक ने कुछ समय स्पेंड किया था वो द लास्ट 10-15 डेज, और आज हम उसके ऊपर ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा ये 200 से 205 के जो जोन है यहाँ का रहेगा। एक नया अप ट्रेंड यहाँ से हमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सो 240 और 265 के दोनों टारगेट्स के लिए इसे बिल्कुल आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। जहां तक अनंतराज की बात है, अगेन वी नो द काइंड ऑफ मूव दैट द स्टॉक इज गिविंग। अगर आप देखिए तो पिछले आई थिंक करीब 6 महीने से स्टॉक ने कभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी मीनिंगफुली क्रॉस ब्रेक नहीं किया है नीचे की तरफ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ पे। मैं कहूंगा कि आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक नया दौर यहाँ पे भी हमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है अप ट्रेंड का। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 185 के करीब रहेगा। पहला टारगेट 205 जो इसने रिसेंट हाई बनाया था, दूसरा टारगेट सीधा 225 का रहेगा। 205 का हाई क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आप एक फ्रेश स्पर्ट स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। अनंतराज मोर स्टेडी रन एंड ब्लैक बॉक्स अ न्यू फ्रेश अप मूव। तो दोनों में ही आप बाइंग करके चल सकते हैं फॉर द गिवन लेवल्स। ठीक है, ये तो हो गया डेटा सेंटर प्लेज। वापस आते हैं NBFCs का एक बार जायजा ले लेते हैं। प्रियंका ने पूना वाला फिनकॉप को काफी सुबह मार्क किया था, 4% ऊपर हो गया है, फ्रेश 52 वीक हाई। शिवांगी जरा इनके चार्ट चेक करके बताएं, आप लेके बैठे हुए हैं तो किस लेवल के टारगेट्स पॉसिबल है और स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए?
जी बिल्कुल, पूना वाला फिनकॉर्प की अगर हम बात करें तो इसका सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीकली हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद फ़ॉलो अप बाइंग बहुत ही शानदार रूप से देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी बिल्ट अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल बने रहे जिन्होंने लिया हुआ है। 450 तक के लेवल्स नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं। 425 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पहले खबर आई फिर हमने भी आपको बताया था कि डीलिंग रूम में चल रहा है कुछ ऐसे, उसका शेयर काफ़ी अच्छा चला, लेकिन क्या है फिर से शेयर कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही वॉलेटाइल शेयर हो चुका है। ध्यान रखिए ये 4% 5% को तो नोटिस भी नहीं करता, स्विंग इससे बड़े बड़े हो जाते हैं इसके अंदर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे खुश, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? तो अभी पहली चीज तो ये कि ये देखिए काफी वॉलेटाइल है ये स्टॉक। तो अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही टाइट लेके चलना पड़ेगा आपका यहाँ पे। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, मान लीजिए किसी ने जो इसके लोअर लेवल से 4000 से लेके 4200 के आसपास के जो सपोर्ट जोन्स हैं कहीं पे बाय किया हो, तो मैं कहूंगा यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। दो तीन कारण है उसके। पहला, अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर पे थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है, थोड़ी सी इसमें हमें स्ट्रेंथ कम अब यहाँ से नजर आ रही है, तो यहाँ से प्रॉफिट्स बुक करके चलें। दूसरा, अगर आप देखें तो यही 45 50 4600 के जो जोन्स हैं इसके आसपास स्टॉक ने हाई बनाया था और वहां से डिप ले रहा है। ये एक्चुअली तीसरी या चौथी बार हो रहा है इन द रिसेंट पास्ट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलना इज नॉट अ बैड आइडिया। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मैं कहूंगा इसे फिलहाल वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखें। रेजिस्टेंस के पास है लेकिन सपोर्ट से काफी फिलहाल दूर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बहुत क्लियर ट्रेड ना मिले, वॉलेटिलिटी के चक्कर में दोनों ही तरफ आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लें, और जो फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हो मैं कहूंगा फिलहाल इसे फ्रॉम फ्रेश पोजीशन पर्सपेक्टिव अवॉइड करें। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर स्टॉक्स इन द मार्केट टू एंटर इनटू विद स्ट्रांग मोमेंटम। एक और शेयर है जिसने अपना एक नया बेस अब बनाने की कोशिश कर रहा है 600 रुपये के प्राइस के आसपास। उसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। अगर ये बेस पक्का है तो आप कम से कम 100 रुपये चलने की तैयारी कर लीजिए। अगर ये 600 नहीं जा रहा तो रिस्क रिवॉर्ड कितना ठीक है एक बार ये समझते हैं। शेयर करीब 0.7% ऊपर भी आ चुका है। एक बार जय आप ही चेक करेंगे, 625 के आसपास चल रहा है। 600 का स्टॉप लॉस लगाएं या उससे थोड़ा और नीचे का, कम से कम 100 रुपये मिलेंगे। तो ये स्टॉक में वीआईपी इंडस्ट्रीज में आज इसने अराउंड ₹2 ऊपर ब्रेकआउट दिया है 200 दिन के मूविंग एवरेज का, और ऑल्सो ये काफी एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन था। फ्राइडे और थर्सडे को हटा दीजिए तो ये काफी कंसोलिडेशन जोन था। तो ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में। तो मुझे लग रहा है अगर 594 का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बिकॉज ये डेली कैंडल का लास्ट पॉइंट है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक पर 594 का स्टॉप लॉस रखने के बाद एक ऊपर के लेवल के लिए अपसाइड खेल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है पहला टारगेट अराउंड 660 का पहला दिख रहा है टारगेट। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में ऑल्सो 660 का एक टारगेट अचीव हो सकता है। प्लस आरएसआई की तरफ से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है जो अराउंड 50 के अराउंड चल रहा है। ऑल्सो एमएससीडी एक पॉजिटिव वे में जाने का ट्राई कर रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस में जाने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिख सकता है 660 के बाद। तो ये पोटेंशियल अच्छा है वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए। तो स्टॉप लॉस अराउंड 594 का रख के चल सकते हैं, और ऊपर के लेवल्स 660 पहला रहेगा, उसके बाद ओपन थोड़ा रह सकता है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज को बाय करने की सलाह रहेगी ये लेवल्स। नंबर्स के बाद ये सॉफ्ट हुआ था अच्छा खासा, वहां से आप आज एक अच्छा रिकवरी ट्रेड देख रहे हैं। तो क्या पॉसिबल रिकवरी ट्रेड स्टॉक्स लाइक यूपीएल में भी होने चाहिए? यूपीएल अभी तो फिलहाल से 0.5% तेज है 606 के पास। हमने लास्ट वीक भी इसमें अच्छी खासी मूव देखी। नंबर्स का एक इम्पैक्ट आया, नंबर्स के बाद स्टॉक सारे केमिकल स्टॉक्स में इनफैक्ट थोड़ी सी एक ट्रेडिंग बाउंस जरूर दिखा था। लेकिन अब क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया है यूपीएल का? एक बार चार्ट चेक करके देखते हैं। मितेश से पूछते हैं। मितेश, एक बार यूपीएल के चार्ट चेक करके बताएं। बहुत ही एक लंबा कंसोलिडेशन और फ्रस्ट्रेशन है। यही स्पेस में अगर आप कोरोमंडल को देखें या दूसरे स्टॉक्स को देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा गया है। लेकिन इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट के ऊपर है, कहीं स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। लास्ट वीक में जो बॉटम बनाया था 590.10 का, उसको लेक स्टॉप लॉस के हमको चलना चाहिए क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ आया था लास्ट वीक, और
आई थिंक पिछले 10 या 12 वीक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लास्ट वीक में ही था। सो डेफिनेटली अगर ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो 631 जो लास्ट वीक का हाई था स्पॉट के लेवल से, उसके ऊपर ही आएगा। लेकिन डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, तो मैं 590 के स्टॉप लॉस से उसमें ट्रेड लूंगा और 631 के टारगेट के लिए, और अगर 631 क्रॉस हुआ है तो 647 आएगा। तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल पे प्रियंका जी अट्रैक्टिव है, तो 590 के स्टॉप लॉस से यूपीएल को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ यूपीएल पर। यहाँ पर आप बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आपके बाइंग रडार पर यह आ रहा है स्टॉक। मैक्स हेल्थ केयर 4-4.5% खुलने के बाद खैर खुला भी एक गैप के साथ था, लेकिन फिर भी वहां से 1.5-2% की मूव मिली है। क्या ये गैप यहाँ से और कवर हो सकता है जो क्रिएट हुआ था मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स पे? कुछ प्रियंका, ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से, टेक्निकल बाउंस के हिसाब से इसे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। बहुत शार्प फॉल था, 625 के जो जोन्स हैं वहां से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट 525 तक स्लिप हो गया था। आज पहला दिन है रिकवरी का, सो इट बी टू अर्ली टू कॉल दिस एनी काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल जो आपको 585 के ऊपर ही आते हुए मिलेगा। बट बिल्कुल टेक्निकल बाउंस के हिसाब से आप मैक्स हेल्थ केयर में एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से भी बना सकते हैं। अब जो इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर आप पोजिशनल बेट लेना चाहें इसमें, तो 545 जो आज का लो है उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ट्रेडिंग टारगेट जैसे मैंने बताया 585, ये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 600 के करीब का रहेगा। सो मे बी एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं आप, तो बिल्कुल इन लेवल्स के लिए इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। टेक्निकल बाउंसेस में आएगा तो एक शार्प अपसाइड आपको आने वाले कुछ दिनों में इनमें देखने मिल सकता है। ठीक है, 600 तक के लेवल्स आपको दिखते हैं और शार्प अप्रूव दिखता है स्टॉक पर। लेकिन इस बीच आज का ऑप्शन का चैंपियन, हमारा खास सेगमेंट, आदित्य अरोड़ा आज हमारे साथ आज का ट्रेड लेकर, आइए बंद कर उनके साथ जुड़ते हैं। बताएं आदित्य, मॉर्निंग, कौन सा है आपके पास आज का ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए आज का स्टॉक मैंने चुना है IEX, उसमें ऑप्शन में काम किया जा सकता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे हम। 125 का कॉल खरीदेंगे। अभी 7.65 का भाव चल रहा है, तो उस रेंज में खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 3.9 का, टारगेट रहेगा 13 से 22 का। लॉट साइज इसका 3.50 है, तो आपका मैक्स लॉस 14,000 के आसपास है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 53,812 है। मार्जिन रिक्वायर्ड आपका 28,687 है। तो ये स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन दिख रहा है, तो चांसेस है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी रफ्तार इस स्टॉक में आ सकती है, थोड़ी तेजी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने ऑप्शन के स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। IEX पे फोकस। आगे बढ़ते, टायर स्टॉक के बारे में प्रियंका भी बात कर रही थी। आज सुबह काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट डिमांड भी बहुत अच्छी है, तो एक बेस्ट सिनेरियो जैसा बन गया। हमने दूसरे टायर कंपनी ने भी देखा। JK टायर का फोकस इस समय है। JK टायर के स्टॉक को लेके आइए। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अगर आप 3 महीने 6 महीने का चार्ट देखें तो इससे बहुत शानदार पैसा बना है। इनफैक्ट 6 महीने में स्टॉक डबल हुआ है। मिस्टर कथूरिया मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं JK टायर्स के बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कथूरिया साहब आज हमसे बात करने के लिए। आपके नंबर्स फर्स्ट क्वार्टर के काफ़ी ठीक ठाक आए, अच्छे आए। इनफैक्ट इसमें रॉ मटेरियल जो बास्केट है उसका कितना असर पड़ा, जो कूल ऑफ हुई है वो, और ओवरऑल डिमांड कैसी इंप्रूव हुई है उसका कितना असर पड़ा? आपने क्या कुछ प्राइसेस भी बढ़ाए या आपने चेंजेस लाए प्राइसेस में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में? अगर आप ये समझा सकें। तो सबसे पहले तो मैं Q1 रिजल्ट्स की बात करता हूँ। इस बार हमारे जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमने तकरीबन जो अपना टॉप लाइन है वो 3,719 करोड़ का टॉप लाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिपोर्ट किया है, जो कि 2% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात करें तो जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल के तीसरे क्वार्टर में ही हमने देखा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, उनमें रिडक्शंस भी मिले थे और ये तब से वैसा ही माहौल बना हुआ है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आज के डेट में काफ़ी स्टेबल है और हम रेंज बाउंड जिसको बोलते हैं, और ये आगे भी हमको उम्मीद है कि ये ऐसे ही रहेंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि अगर कोई ऐसी घटनाएं हो जाएं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो बात अलग है, बट जनरली जितना हम देख पा रहे हैं, जितने मार्केट देख पा रहा है,
हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है आगे ये स्टेबल रहेंगे और इससे ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जहाँ तक कि ओवरऑल बिजनेस आउटलुक की बात है, आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ रहेगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रा स्पेंडिंग है वो उसमें काफ़ी तेजी आ रही है। मॉनसून भी अच्छा रहा है, तो इससे आगे का जो फेस्टिव सीजन है उसमें डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो अगले 3 क्वार्टर हैं इस साल के, इनमें डिमांड अच्छी रहेगी और हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, तो ओवरऑल जो हमारा मार्जिन्स है वो भी अच्छे बने रहेंगे। कथुरे जी, एक चीज़ और बताइए, अब ये आगे की रोड मैप कैसे रह सकता है, स्पेशली रेवेन्यू और पैट को लेकर? यहाँ तक तो आए और शेयर में भी अच्छा रिवॉर्ड मिला, अब आगे की जर्नी थोड़ा और बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टॉप लाइन है हमारे हिसाब से तो इसमें अच्छी डिमांड रहेगी। जीडीपी फोरकास्ट जो है वो भी 6.5% के है पूरे साल के लिए, और क्वार्टर वन में हम देखें कि करीब वो 8% के आसपास के थे। तो जीडीपी स्ट्रांग है, ओवरऑल इंफ्रा में काम चल रहा है, मॉनसून अच्छा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स भी स्टेबल हैं अभी। तो ये जो पूरा माहौल बन रहा है बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। और हम देख रहे हैं कि जो फ्रेट अवेलेबिलिटी है, फ्रेट मूवमेंट हो रही है, और यहाँ तक कि जो पैसेंजर कार्स हैं उनकी भी जो सेल है वो हर महीने करीब 3.5 लाख गाड़ियाँ बिक रही हैं। और ये भी एक हमको जहाँ तक सुनने में आ रहा है हमारे ओईएम कस्टमर से कि वहाँ पे भी डिमांड काफ़ी स्टेबल रहने वाली है। तो फेस्टिव सीजन का भी आगे जो है उस पर भी बाई रहेगी। रूरल डिमांड भी हम सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वहाँ पे भी कुछ बेहतरी होगी। वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमको लगता है कि जो हमारा जो 2-3 व्हीलर सेगमेंट है, ट्रैक्टर सेगमेंट है, ये सब में भी हम देखेंगे कि डिमांड बेटर होगी। तो ओवरऑल यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो ये साल रहेगा, अगले जो 3 क्वार्टर है और स्पेशली जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है H2, वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो हमारे पास जो इन बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए हमारे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स हैं, पैसेंजर कार टायर्स के बारे में बात करें या ट्रक एंड बस रेडियल के बारे में बात करें, वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो कैपेसिटीज जो हम जिन पे काम कर रहे हैं ये सब अवेलेबल हो जाएंगी क्वार्टर 4 तक। तो इससे भी हमको इस डिमांड को मीट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और राइट मिस्टर कथुरिया, आपके मध्य प्रदेश में जो यूनिट है, जो रेडियल टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी भी बारे में कुछ डिटेल चाहेंगे कि वहाँ पर ग्रेजुअल पिकअप कब से देखना शुरू कर सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस लेवल्स पर आ सकती है, और इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कौन से क्वार्टर से शुरू हो सकता है? जैसा कि आपको पता है और हमने पिछले महीने में जो हमारा फेज 1 एक्सपेंशन था, जो कि बेसिकली डी बॉटलनेकिंग था, जिसमें 236 करोड़ का निवेश किया था, वो तो खत्म हो गया है और वो उससे हमारे को आउटपुट भी मिलना शुरू हो गया है। जो हमारा सेकेंड फेज का जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है बानमोर में, वो करीब 530 करोड़ के लागत का है। तो ये जो दोनों इसके बाद जब हमारा ये जो सेकेंड फेज भी इस साल के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक पूरा हो जाएगा और इससे भी हमको एडिशनल आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो हम टोटल कैपेसिटी मिलेगी, ये पैसेंजर का रेडियल की जो कैपेसिटी आएगी, ये जो बढ़ता हुआ डिमांड है ओईएम्स की तरफ से या फिर रिप्लेसमेंट मार्केट में, तो इसको पूरा करने के लिए, और ये हमारी न खाली ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाता है बट हमारी जो क्षमता है हायर इंच के टायर्स बनाने की, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, यहाँ तक कि 22 इंच के टायर तक की भी बनाने की क्षमता इस प्लांट में है अभी। और ये एक्सपेंशन के बाद इसमें यहाँ पे इस हायर इंच साइजेज जो प्रीमियम टायर्स है उसके लिए भी हम ये बना पाएंगे और पूरे मार्केट में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों जगह हम इन टायर्स को दे पाएंगे।
ठीक है कुथरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने अच्छे से रोड मैप बताया आगे चल के, और उम्मीद करते हैं निवेशकों के काफ़ी काम भी आया होगा जो आपने बात रखी है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए आज। अब थोड़ा कुछ और शेयर्स खंगालते हैं। एक टाटा केमिकल्स नाम की कंपनी है, हमने आपको ब्रेकआउट सबसे पहले नोटिस करवाया था और अभी भी वो चल रहा है, बस यही समझना भी और कितना चलेगा। खुश एक बार आप टाटा केमिकल्स को चेक करेंगे, ये 1000 का ब्रेकआउट है, ये रुक गया है, ये वापस से गति पकड़ेगा या फिर वापस 1000 आ जाएगा? देखिए ब्रेकआउट के बाद जो फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे थे हम, वो ऑलरेडी 4-5 सेशन पहले आ चुकी है, वहां से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अब ये 1000 से लेके 1075 का जो जोन है, इसके बीच में कुछ टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हो तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड करिए, 1020 के जो लेवल्स हैं इन्हीं को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के। अदरवाइज हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला जाए फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। टेक्निकल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मजबूत हाथ ऑलरेडी एक बॉटम फिशिंग के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए आपके? जो बड़े स्पेशलिटी कंपनीज हैं, यूपीएल, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरो, पहले वो बॉटम बनाएंगे क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक्स। ये देखिए एसआरएफ डेज हाई की तरफ जा रहा है, उसके बाद लोअर क्वालिटी और कमोडिटी वाले जो केमिकल्स हैं वो चलना शुरू करेंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फार्मा में ऑरोबिंदो फार्मा रेडार पे है। कुछ जरा ऑरोबिंदो फार्मा के चार्ट देख के बताएं, पिछले हफ्ते इसके अंदर एक अपमूव शुरू हुआ था, अभी बढ़िया। आज चार्ट देखिए आप, एक टिक नीचे नहीं लगी है, वन साइडेड स्लाइड करता हुआ ऊपर जा रहा है। मैंने आपसे पूछा था, किससे पूछा था लास्ट हफ्ते, क्या ये 900 बनाएगा? 865 पे तो आ गया है। सो अच्छा, बिल्कुल ऑन ट्रैक है टू हिट दैट 900 मार्क। देयर इज नथिंग टू सजेस्ट कि इस 900 या उसके पहले इनफैक्ट रादर उसके ऊपर भी ये नहीं जा सकता। आप देखें तो हल्के हल्के पॉजेस लेके चल रहा है स्टॉक, विच इज ऑल्सो वेरी हेल्दी साइन कि हर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप हल्का सा निचले लेवल्स पे एक्यूमुलेशन देख रहे हैं। ओवरऑल आप देखें तो स्ट्रेंथ है स्टॉक में। ओवर हीटिंग के करीब जा रहा है, बट आई थिंक करीब 900 के लेवल तक जाएगा तब इसमें थोड़ी सी ओवर हीटिंग आएगी। साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क है, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी थोड़ा सा राउंड फिगर है, तो हल्का सा पॉज वहां पे ले सकता है। बट आई थिंक 900 इज अ गुड लेवल। पोजिशनल बेसिस पे अगर आप लेना चाहें तो 900 के लेवल से आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो 850 के पास रहेगा। आज हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं 845 के लेवल्स पे, काफी रेजिस्ट कर रहा था कुछ समय से, आज उसके ऊपर खुला भी है, सस्टेन भी कर रहा है। So I think 900 इज अ गुड लेवल, उसको टारगेट रख के आप बाय करें। 850 टू 845 के जोन्स को आप अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। इनफैक्ट ये सीमेंट स्टॉक्स के शिवांगी भी बात कर गई हैं, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, मिड टियर, सांघी आज फिर सर्किट पे, फिर से ब्लॉक्स लगे उस पे सांघी इंडस्ट्रीज पे आज भी। जो कोशिश कर रहा है लेने की वो सब ले रहा है, लेकिन मिलेगा कितनों को वाली बात है। लेकिन उसके अलावा दूसरे सीमेंट काउंटर अल्ट्राटेक को देखिए, अब 8200 का भाव हो गया है। प्रशांत, अल्ट्राटेक या कोई और बड़ा? ओके मितेश आप बताइए, सीमेंट अगर मुझे खेलना है तो मैं कौन से नाम पर दाव लगाऊं? देखिए अभी जो हमें लग रहा है सीमेंट में जो स्ट्रॉन्ग तेजी आएगी वो है श्री सीमेंट। अगर आप श्री सीमेंट की चार्ट पैटर्न देखें तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में है। पिछले 4 वीक से 24,500 क्रॉस नहीं किया है। हमें लग रहा है बहुत जल्द ये 24,500 क्रॉस करके अल्टीमेटली नई ट्रेडिंग रेंज 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में जाएगा। सो हमारा अभी प्रिफर्ड पैक बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड श्री सीमेंट है विद इन द सीमेंट पैक। ठीक है, श्री सीमेंट आपको सीमेंट पैक में पसंद आता है, ठीक है। एक बार क्विकली